हाँ तो सर वो धीरे आपने इसलिए भेजा होगा क्योंकि हम लोग उस लेवल को पहचान सकें और तैयारी में क्या लेना है क्या छोड़ना है उन चीजों का थोड़ा ज्ञान हो सके, ऐसा कह सकते हैं हम। हमारा ये मकसद था। अच्छा है, अच्छा सोचा है। हमारा ये मकसद था कि अभी तक से आप जो भी पढ़े हैं, जहां भी पढ़े हैं, जितना भी पढ़े हैं, आप देखिए उसमें से कितना क्वेश्चन आपको, आप उस क्वेश्चन को सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। उसमें से कौन सा टॉपिक, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का था, कोई ऐसा चीज बताओ जो आप पहले पढ़ लिए हैं और आप उसमें 150 वर्ड लिख सकते हैं। कोई है ऐसा क्वेश्चन आपके नजर में? एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसपे आपको लगे कि हाँ हम इसको पढ़े, हम इसको बोल सकते हैं 10 मिनट या लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बात बोलने पे याद आया, सभी लोग सुन लो। यूपीएससी का तैयारी अगर करना है सीरियसली, अगर आपको लगता है कि हाँ आप सीरियस हो इसके प्रति, तो आप जो भी पढ़ते हो ये सोच करके पढ़ो कि हमको किसी को पढ़ाना है। क्या है, अरुण। हाँ, जो वर्किंग है तो जितना जिसके पास टाइम है वहीं पे वर्किंग वाला पढ़ेगा। ऑफिस में लंच टाइम है या टी ब्रेक है या जो भी टाइम है आपके पास, उसका एक अलग मेथड है, उस सर पे हम आप लोग अलग। और कोई भी टाइम पे क्लास ले सकते हो, हाँ, मतलब इसके अलावा कोई दूसरी भी क्लास होगी फिर? हमको हमको जरूरत पड़ेगा तो ले सकते हैं, इसमें सर क्या है। क्लास स्टार्ट करिए ना सर, टाइम वेस्ट हो रहा है। ये कौन महानुभाव है? सबनूर रानी, थोड़ा वीडियो ऑन कर बच्चा अपना। सबानूर, सभानूर, थोड़ा दर्शन कराओ तुम लोग अपना अपना। तुम लोग अभी तक से दर्शन को पहचान भी नहीं पाए। तुम लोग आते हो अंधेरे में। ठीक है, अच्छी बात है। तो इस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, और सिलेबस का स्टडी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग बहुत पढ़ेंगे, आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, बोझिल हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। किसी का बाल झड़ना शुरू हो ठीक जाएगा है एक आध साल के बाद। सर, ये बोल रहा था ये सेशन थोड़ा जल्दी रखा ही बेहतर होगा सर हम सभी के लिए। तो आप लोग को अगर मिलना है हमसे, सिलेबस पे डिस्कस करना है, मेरी बात सुन लो। देन अगर कल भी मिलना है या परसों भी मिलना है तो अनऑफिशियली आप लोग हमसे लाइव हो सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे टाइमिंग ग्रुप क्या है, रहेगी? व्हाट्सएप पे ग्रुप है ही, उसी में हम आपको गूगल मीट का लिंक भेज देंगे। सिलेबस पे हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। जिसको भी टाइम क्या रखना है आप लोग बता दो कि कौन से समय आप लोग क्लास नहीं। तो उसी समय यही टाइम किस दिन आप? 6 बजे से तो सर 6 बजे से तो लगभग सभी क्लास स्टार्ट हो जाते हैं। सीसेट डेली आप लोग शाम को बता दो मेरे को कि भैया हम इतने टाइम में फ्री हैं, हम ग्रुप में, हिस्ट्री वाले ग्रुप में लिंक भेजेंगे गूगल मीट का, उससे जुड़ जाना। सर 9:30 पे भेज देना सर। 9:30 में भेज देना। 9:30 से नहीं सर, ज्योग्राफी क्लास में रहती है। एक टाइमिंग फिक्स करते हैं ना सभी। सर, एक दिन आप पर्सनली सुबह ही ले लीजिए सर, सबका सर डाउट। संडे को ले लीजिए, संडे को क्लास नहीं होती है। संडे को सुबह में संडे लिया को ले जाए। लीजिए, ऐसा संडे नहीं को कि संडे को सुबह सर में, टेस्ट सैटरडे ले को क्लास लीजिए। चलेगा। संडे को सुबह में 5 बजे मिला जाए भोर में। संडे के ही सही रहेगा सर, यस सुबह। सर। जितना सुबह मिलेगा उतना ही मजा आएगा। 3 सर बजे से दोपहर 4 में बजे ले के अराउंड ले सकते। 3 से 4, और सुबह में 3 से 4। ठीक है सर, एकदम सही है, उठा के पढ़ाइए सबको को। सुबह में काहे कि देखो वो जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस पे चर्चा डिस्कशन जरूरी है। और वो जिस दिन समझ जाओगे सिलेबस, जिस दिन आप सिलेबस समझ, काल मोर काल की स्थापना तो समझ लो कि बहुत सारा कुछ 1500 तुम्हारा। वर्ष का। माइक ऑफ कर लो अपना। अमन अमन सिंह शायद कुछ बुदबुदा रहा है, या इमरान। जी 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 प्लीज सर। हाँ, तो उस पे हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे, संडे को करेंगे। फ्राइडे के क्लास में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितने बजे संडे को मिलना है। सर संडे संडे क्लास मत लीजिएगा। क्लास नहीं लेना है, एक बार हो क्लास जाएगा। नहीं लेना है, सिलेबस पे डिस्कस करना है, यूपीएससी का सिलेबस। ओके। जैसे 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 आप बहुत बड़े पुजारी हैं, पुरोहित हैं, और वेद के बारे में, और मौलवी है, मुल्ला है, कुरान के बारे में पता ही नहीं, तो आपका वेद और कुरान वही है सिलेबस। इसीलिए कहते हैं कि 1 महीना सिलेबस से पढ़ो, बाद में किताब पढ़ना। सिलेबस समझ गए, पढ़ लिए, दिन आधा तैयारी तुम्हारा वही हो जाएगा। सुबह में फ्राइडे को हम लोग डिसाइड करेंगे। फ्राइडे को हम लोग डिसाइड करेंगे कि सुबह में कितने बजे संडे को मिलना है। ठीक है। क्वेश्चन नहीं देते हैं क्या मेंस के लिए? मेंस के लिए क्वेश्चन नहीं देते हैं? क्वेश्चन यस नहीं, सर।
अच्छा, किसको चाहिए क्वेश्चन? कितना क्वेश्चन लेगी तुम? सर हम ही लोगों को चाहिए। तो क्वेश्चन तो दिए थे, एक जो मेरे को फोन किया था कि सर क्वेश्चन दीजिए, तो उसको तो दिए थे, बोले भी थे कि सबको बोल दो ये लिखेगा। नहीं मिला इंफॉर्मेशन? सर इसका तो हमें भी ऑडियो रिपोर्ट भी नहीं मिल रहा है ग्रुप में। सर इसमें जिसके पास भी क्वेश्चन पेपर है दोबारा सेंड कर देने बोलिए। हाँ, एक क्वेश्चन दिए थे हम, आप लोग उससे बात कर लीजिएगा, वो लिख करके हमें भेजा भी था, हम उसको देखे भी थे, तो आप लोग भी सुन पूछ लीजिएगा उससे क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम लोग, अब हम लोग अपना क्लास शुरू करें। 15 हो गया। ये कौन बोल रहा है टूटा फूटा आवाज में? माइक म्यूट कर दो यार। डिंग 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 आवाज आ रहा है। बोल दो माइक म्यूट कर। माइक अपना अपना ऑफ कर लो। ठीक है, चलिए। पिछले क्लास में हम लोग क्या बात किए थे, कहाँ पे थे? सिलेबस पे हम लोग संडे को चर्चा करेंगे, फ्राइडे को डिसाइड करेंगे कि संडे को कितना बजे सुबह में मिलना है, और वो जरूरी सेशन है, बहुत जरूरी सेशन है। जिस दिन सिलेबस पढ़ लोगे, याद करो, जितना अभी तक से क्लास किए हो आप लोग, ये भी समझ लो, अभी तक से जितना भी क्लास किए हो, जितना भी पढ़े हो, सबसे ज्यादा फ्रूटफुल तुमको वही लगेगा कि हाँ आज हम लोगों का कुछ तैयारी शुरू हुआ है, आज से, जिस दिन सिलेबस पढ़ोगे। ठीक है, वो संडे को हम लोग करेंगे। एक संडे में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि याद अभी रखो। तक समझ में नहीं आया है कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ, तो वो संडे को समझाएंगे ना। ओके और अभी सर। बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि सिलेक्शन हो जाता है, उनको आश्चर्य होता है, यार हमको तो समझ में भी नहीं आएगा सिलेक्शन हो गया। ऐसा भी होता है। एक लड़का यही जमशेदपुर में सूरज कुमार डीसी बन करके आया है, मुश्किल से 4-5 साल पहले डीसी बना है। तो हम लोग गए थे, उसको बुलाए थे। आप ही लोग का उम्र का होगा, हमको लगता है 24, 25, 26 साल। तो बोलता क्या है, सर हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। तो ये होता है सिलेक्शन। अभी वो सर ग्रुप में मुझको भी जोड़ देना। अच्छा, ग्रुप में आप नहीं है? सर आपका लिंक मुझे मिल नो सर नो सर। जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप का लिंक एक बार भेज देना, सबको मिल जाएगा। ये इसी में से कोई भेजता है, शायद अमन गुप्ता है। अमन ही सर हम लोग भी नहीं है। सर रोज रोज नए लोग आते हैं, एक नए लोग तो आ ही जाते हैं, रोज नए लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके नहीं पास नहीं तो- नए तो- लोग तो नहीं है नहीं डियर, एक्चुअली बीच में मुझे लिंक मिलना ही बंद हो गया, तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात सर आप अपना मुझे व्हाट्सएप नंबर। नहीं। मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके क्या करेगा? टॉर्चर करेगा? ले ज्वाइन हो जाऊंगा ना सर। ले, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पिछले हमें क्लास तो में सर क्या दिखाई नहीं दिया बिल्कुल। क्या नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ओ ये देखो लिंक आ गया, इसी पे जुड़ जाओ। संकल्प भेजा है, व्हाट्सएप के लिए लिंक भेजा है, उसी पे जुड़ जाना सभी। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर मांगने का भी जरूरत नहीं। इसी ग्रुप में हम संडे को सेशन लेंगे अलग अलग से, जो होगा सिलेबस पे डिस्कशन। क्या है सिलेबस? सिलेबस को बांचेंगे हम लोग। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, इतिहास पे। कहाँ पे छोड़ करके गए थे आप लोगों को इतिहास में? बीच किनारे पे। सर अकबर का जन्म होने वाला था सर। अच्छा, अकबर को अभी हम लोग पैदा नहीं किए थे। हुमायूं को भगा दिए थे ईरान। हिमायू चल बसा। चल बसा कहाँ था? अभी तो ईरान भगाना था। अभी तो ईरान भगाना था। ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग बात किए थे कि बिलग्रामी के युद्ध के बाद हम लोग ये बात किए थे। अब देखो सीक्वेंस क्या है ये समझ लो। बिलग्रामी का युद्ध, ये क्रम सिर्फ याद रखना है। बिलग्रामी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं भागा गया पंजाब। पंजाब में इसके जो भाई हैं अस्करी, कामरान, ये इसको नहीं रहने दिए। मैप समझ लो, ज्यादा बेटर रहे। इसको क्रम से बस याद रखना है, इसी को मेंशन करना है। ये है भारत, यहाँ हुआ बिलग्रामी कन्नौज का युद्ध। बिलग्रामी के युद्ध में पराजित होने के बाद अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये चले आया पंजाब। शेर शाह इसको दौड़ाता हुआ पंजाब तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति में इसके भाई जो थे अस्करी और कामरान, वो भी शेर शाह के साथ मिल करके इसकी हत्या करना चाहते थे। तो सोचा कि ये सोचा कि हम चले जाएं कंधार, जो इसी कामरान के नियंत्रण में था।
तो कंधार भी नहीं जाने दिया गया। फिर हुआ कि ये सोचा कि चले जाते हैं कश्मीर, ये भागा भागा फिर रहा और शेर शाह उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। फिर सोचा कि चले जाते हैं कश्मीर, तो बेचारा कश्मीर भी नहीं जा पाया, इधर भी इसको नहीं जाने दिया गया कि इसको घेर करके मार ही देंगे हम, ज्यादा बेटर रहेगा। दोनों भाई और शेर शाह, ये सभी लोग चाह रहे हैं कि हुमायूं को किसी तरह से खत्म कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में शेर शाह के पास एक ऑप्शन पहुंचा बचा सिंध में आने का। सिंध में आने के बाद यहाँ पर जो राज्य था वो राज्य भी मुसलमान का राज्य था, उसने भी इसको पनाह नहीं दी और भाग करके सिंध का ही एक छोटा सा जगह है पातर, PATAR, पातर, पातर में ही हमीदा बानो बेगम से इसकी मुलाकात हुई और यहीं पर हमीदा बानो बेगम के साथ इसका प्रेम हुआ और इसने निकाह किया। क्लियर है? बस ये बात क्रम से याद रखना, और कुछ इसमें ऐसा ही याद रखने वाली जगह ये नहीं। ये बात है 1541 का। ठीक एक वर्ष बाद 1542 में हुमायूं का जन्म, अकबर का जन्म होता है। अकबर का जब जन्म होता है इस समय ये हुमायूं सिंध में ही एक छोटा सा राज्य है अमरकोट, जो कि राजपूत राज्य है अमरकोट। अब एक कहानी बस याद रखो, अमरकोट में यहाँ पर राजा है वीरसाल। इसी वीरसाल के साथ दोस्ती, वीरसाल ने इसको संरक्षण दिया, दोस्त बना और इसी के यहाँ अकबर का जन्म हुआ। अब यहाँ हिंदू परिवार के यहाँ अकबर का जन्म होना उसके पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। याद रखिए, बचपन में आपके साथ जैसा व्यवहार किया जाएगा आजीवन ताउम्र उसका छाप आपके मस्तिष्क पे रहेगा। अकबर के महान बनने के पीछे एक कारण ये भी था, बताएंगे कैसे। तो उसका जन्म ही हुआ है एक हिंदू राजा परिवार के यहाँ, माता उसकी मुस्लिम है, पिता भी उसके मुस्लिम है। अब यहाँ पर इसके साथ कुछ ही दिनों के बाद वीरसाल के साथ भी इसका संबंध खराब हो गया हुमायूं का। अब ये भी मिल करके इसको मारने के चक्कर में पड़ गया, क्योंकि इसको धमकी मिलने लगा कि इसको मारो नहीं तो हम लोग मार देंगे। दिन बेचारा किसी तरह से ये जान बचा करके भागा पंजाब। समझ में आया? पंजाब में आकर के अपने यहीं पर पंजाब में आकर के अपने बेटे को छोड़ करके अपने भाई अस्करी के पास छोड़ दिया, भिजवा दिया। छोड़ करके ये चले गया सीधे। अब इसको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये जाना चाहता था कंधार, वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। उन लोग को डर है कि अगर कंधार चले जाएगा देन काबुल फिर कब्जा करेगा और फिर से राज्य की स्थापना करेगा। इसीलिए ये बेचारा भाग करके सीधे पहुंच गया ईरान। साथ में कौन कौन है? साथ में है इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम और साथ में है बैरम खां। बैरम खां जिसके दादाजी भी बाबर के सेवा में थे, उसके पिता भी थे और वो स्वयं हुमायूं के सेवा में था और आजीवन हुमायूं का वफादार था। ये समझ लो कि नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह। तो ये बेचारा पहुंच गया 1544 में ईरान। ईरान के शासक है शाह तहमस्प, उसके पास। यहां तक क्लियर हो गया ये कहानी, कैसे भागा यहां से जान बचा करके। बहुत कोशिश किया। सर, ये ईरान के शासक का नाम क्या बताया आपने? शाह तहमस्प। ठीक है, ये पहुंचा ईरान। अब चलो यहां से शुरू होता है इसका फिर से रीस्टोरेशन इन द पॉलिटिक्स में फिर से ये अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है। याद रखो, एक और विशेष बात बता देते हैं। मुगलों ने जब पत्नी का क्या नाम था सर? किसका? ये देखिए बाबर का, थोड़ा सुन नहीं सकते। हमीदा बानो बेगम। हमीदा। याद रखो, एक प्रेमचंद का एक उपन्यास पढ़े हैं आप लोग जिसमें हमीद था, ईद क्या नाम था उसका? सर, वो चिमटा वाला है क्या? चिमटा वाला क्या नाम था उसका? कहानी का हामिद नाम था शायद। हाँ, उस कहानी का नाम क्या था? कहानी कौन सा था? ईदगाह। यस। तो ये हमीदा याद रखो, ये हमीद वही है। यस सर। ठीक है, तो
अकबर की माँ का, हाँ कक्षा 4 में बहुत अच्छा उपन्यास है। प्रेमचंद उपन्यास एकदम जीवंत उपन्यास होता है, आज भी पढ़ोगे तो उतना ही रिलेवेंट है। जैसे शोले पिक्चर आज भी देखोगे तो उतना ही मजा आता है जितना उस समय आता था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इनका, यहाँ से ईरान से अब ये कम बैक करता है, इसको जीवन दान मिल चुका है, जीवन दान मिल चुका है, प्लस ईरान का शाह तहमस्त का संरक्षण भी मिल गया, सपोर्ट भी मिल गया। अब ये दोबारा पॉलिटिकल रीस्टोरेशन करने के लिए चल पड़ा है। बात है 1544 का, ईरान याद रखो, ईरान में है 1544 में। यहाँ पर ईरान में आकर के बैरम खां की वजह से इसको भागना पड़ा। दरअसल बैरम खां का जो व्यवहार था हुमायूं के प्रति कुछ ज्यादा ही स्वामी भक्त था, और शाह तहमस्त को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कभी कभी शाह तहमस्त गुस्सा होकर के हुमायूं के साथ मिसबिहेव कर देता था। भाई संरक्षक था, प्रोटेक्टर था, तो क्यों नहीं करेगा। तो ये बैरम खां को बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसी स्थिति में ये लोग किसी तरह से अब सोचा कि निकलने में ही भलाई। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, शाह तहमस्त और हुमायूं के बीच में। इसने कहा, हुमायूं ने कहा कि भैया आप हमको मदद कीजिए, हम आपका हमेशा जिंदगी भर एहसानमंद रहे। बोला ठीक है करेंगे। तो इसने 14,000 सेना दिया इसको। किसने? तहमस्त ने। और कंडीशन रखा, उसने कंडीशन ये रखा कि सबसे पहले तो तुम सुन्नी से शिया बनोगे। धर्म परिवर्तन कराया, क्योंकि धर्म बदलते ही क्या बदल जाते हैं? सर जैसे इंसान ही बदल जाता है सर, जैसे ही आपका धर्म इंसान बदल जाता है। जो उसूल होते हैं सर, उसूल इंसान से जानवर हो जाता है। ये कौन इतना प्यार से बोल रहा है? आवाज तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई एकदम छोटी सी बच्ची है। कौन है भाई? श्रेया? यस सर। तो लग रहा है कि जैसे तुम अभी बड़ी हुई है। खैर कोई बात नहीं, अच्छा है, आवाज बहुत तुम्हारा स्वीट है। तो सबसे पहले धर्म बदलने से आपका संस्कार बदल जाता है, और धर्म बदलना बाप बदलने के समान। कर्मकांड जो भी होता है सर, कर्मकांड नहीं, संस्कार अलग है, कर्मकांड अलग है। कर्मकांड हर किसी में होता है। ओके ओके सर। ये सब शब्द हल्के फुल्के में मत लो, सब शब्द का बहुत गूढ़ मतलब होता है। ये हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है कि अंकल मामा भी कहलाएंगे, अंकल चाचा भी कहलाएंगे, अंकल फूफा भी कहलाएंगे। हिंदी है, हर एक शब्द का अपना भावार्थ है यहाँ पे। सर कर्मकांड दाह संस्कार, अरे नहीं यार, कर्मकांड अगरबत्ती दिखाना भी कर्मकांड है। वो दाह संस्कार कर्मकांड को थोड़े न करते हैं, वो तो अंतिम संस्कार हो गया। तुम सीधे अंतिम संस्कार में पहुंच गई। कर्मकांड का मतलब ये है कि धार्मिक क्रियाकलापों को सिद्ध करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, जो पद्धति अपनाते हैं। जैसे कोई प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, वो भी कर्मकांड है। अगरबत्ती दिखाता है, वो भी कर्मकांड है। यज्ञ करता है, वो भी कर्मकांड है। दान देता है, वो भी कर्मकांड है। मंदिर जाता है, वो भी कर्मकांड है। यानी कि धर्म को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है कर्म। अब इस्लाम कर्मकांड क्या करता है? नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ये सब कर्मकांड है। सब कर्मकांड करते हैं, ऐसा नहीं कि कर्मकांड नहीं है। आप कर्मकांड नहीं करोगे तो फिर गंगा में जाके क्या धोओगे? धोने के लिए कुछ चाहिए ना, कर्मकांड करते रहो, जरूरी है। गंगा जाना है ना पाप धोने के लिए, तो कर्मकांड करना जरूरी है। तो सबसे पहले इसने कहा कि भैया तुम सिया बनो। अगर सिया नहीं बनोगे देन आस्था तुम्हारा हमारे प्रति नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा संस्कार बदलेगा। तो इन्होंने सिया धर्म कबूल किया। सुन्नी थे, जन्मजात सुन्नी थे, इन्होंने सिया बना। और ये भी इन्होंने स्वीकारा कि हम भारत में जाकर के सिया धर्म का विस्तार करेंगे और सिया धर्म को ही राजधर्म बनाएंगे। ये शर्तें हैं। शर्त चल रही है कहाँ पे? ईरान में। दूसरी ओर ये भी कहा कि भैया ईरान ने शर्त रखा कि भैया और भी मदद करेंगे हम आपको जब जरूरत पड़ेगा। आप हमको सबसे पहले तो कंधार दे दीजिएगा। तो कंधार भी कहा कि हमको दे दीजिए। हेलो। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है, तो ये पूछना है कि ये सिया धर्म और सुन्नी धर्म में अंतर किस बात का है? ये किसी दिन हम बताए भी थे, फिर पूछो मत, इसको अलग से हम लोग किसी दिन बात करेंगे। ये बताया था आपने किसी दिन। मुझे याद हो गया, वो नबी करीम का वो डिफरेंस है कुछ। हाँ वो बता देंगे किसी दिन। ये सब सवाल किसी अनऑफिशियल पूछना, सब रिकॉर्ड होता है इसमें।
ओके सर। लास्ट में पूछ लेना बोल दो। हाँ लास्ट ओके में सर, पूछना। नो। ठीक है, अच्छा ये सब जिज्ञासा वाला क्वेश्चन है, तो ये आपसे सवाल पूछे नहीं जाएंगे, तो इसलिए इसको आप अपने से भी ये कर सकते हो। तो इन शर्तों के आधार पर वो पुनः भारत विजय के लिए चला। अब यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से राजनीतिक निर्वासन हुआ, पॉलिटिकली ये तड़ीपार हो गया है। ईरान पहुंचा, ईरान में समझौता करके अब वापसी करना शुरू किया। अब वापसी करने के बाद क्या किया ये, तो इसके पास एकदम रास्ता खाली है। क्या खाली है? सबसे पहले तो उसने आकर के कंधार जीता, कंधार जीत करके ईरान को दे खुश कर दिया। अब बस इतना ही आपको लिखना है, बाकी इसमें कोई माथापेची नहीं करना है। उसके बाद काबुल भी जीता, अपने भाइयों से ही सब जीत रहा है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले, हाँ सबसे पहले कंधार, काबुल, फिर यहीं पे बदखंसा, ये क्रम है। ये सब जीतते हुए वो चला। फाइनली वो 1553 में, 53-54 में, अभी वो सिंध नदी पार नहीं कर रहा है डर से। ये सिंधु नदी के इधर ही है। सिंधु नदी हमारी प्राकृतिक सीमा रही है। जो सिंधु पार कर दिया तो समझ लो कि वो सिंह है। तो सिंधु पार करने के लिए इसको अभी सोचना है। ये इधर का पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का वेट कर रहा है कि यहाँ कुछ अफरा तफरी हो, अफगान कुछ आपस में लड़ जाए, कुछ कमजोर हो जाए, तब जाकर के हम यहाँ पर ये करेंगे। और यहीं पर है अफगानों का सरदार सिकंदर सूर, जो पूरे इस क्षेत्र को और इस भारतीय क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली अफगान सरदार है। नाम है इसका सिकंदर सूर। सर कहाँ पे? कहाँ पे मतलब? सर दोबारा बता दीजिए, यहाँ पे मेरा नेटवर्क कट हो गया इस वजह से। हम ये बोल रहे थे कि ये जब काबुल, ये कंधार, काबुल, बदखंसा जीतने के बाद सिंधु नदी के पश्चिम में ही रहा, तो इधर एक ताकतवर अफगान सरदार है सिकंदर सूर। इससे पहले एक और है आदिल शाह सूर। तो आदिल शाह सूर मर गया, सिकंदर सूर का राज्य यहाँ पे है। अब इसी से इसको भिड़ना है, सिकंदर सूर से। क्लियर है? जी सर। हाँ, तो यहाँ पर आप सॉरी आदिल शाह करें, इस्माइल शाह, इस्लाम शाह, आदिल शाह नहीं इस्लाम शाह। आदिल शाह तो हेमू का ये था, सुल्तान था या सरदार था। इस्लाम शाह, तो इस्लाम शाह का मृत्यु हुआ, और इस्लाम शाह के मृत्यु के बाद सिकंदर शाह इस क्षेत्र का अफगानों का श्रेष्ठ सरदार है। अब यही अवसर चाहिए था इसको, इसने ये अवसर मिला इसको 1554 में। सिकंदर शाह सूर बना, इधर 1554 में इसको अवसर मिला और घुस गया लाहौर में, पहुंच गया लाहौर, पार कर गया सिंधु नदी पार करके। क्या हुआ? क्या हुआ? सर इस टॉपिक को एक बार और से समझाइएगा ना प्लीज। हम ये समझा रहे थे कि कैसे वो भारत में प्रवेश कर रहा है। तो प्रवेश करने का सबसे पहले अफगानिस्तान जीता वो। अफगानिस्तान वो उसके भाइयों का ही नियंत्रण में था। कंधार, काबुल, फिर बदखंसा। उसके बाद कुछ दिन वेट किया वो लगभग 5-6 वर्षों तक वहां पर वेट किया। सिंधु नदी के पार उसको भारत में प्रवेश करना है, जो अफगानों के नियंत्रण में है, उसके भाई के नियंत्रण में नहीं है। और कौन सा अफगान सरदार था? इस्लाम शाह सूर। इस्लाम शाह सूर जब तक था तब तक ये सिंधु नदी पार नहीं किया। जब इसकी मौत हो गई और ये बना अफगानों का सरदार, तब इसको अवसर मिला और घुस करके ये लाहौर पर आक्रमण करके लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया। लाहौर में कब्जा लेने का मतलब है कि सिकंदर शाह सूर को सीधे चैलेंज, और अफगान और मुगलों का था 36 का आंकड़ा था, इसीलिए इसने तुरंत इनके खिलाफ अपनी सेना भेज दी। और 1555 में ही लुधियाना के पास मच्छीवाड़ा नामक जगह में सिकंदर सूर का सेनापति और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ। 1555 मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये एक निर्णायक युद्ध था। इससे अफगान पराजित हुए हुमायूं से मुगलों के हाथों, और यह संदेश चले गया कि मुगल इज कम बैक। 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध कहाँ है? लुधियाना, पंजाब। इस युद्ध में अफगान पराजित हुए। इससे अफगानों का मनोबल
टूटा और हुमायूं का मनोबल बढ़ा कि हम फिर से अफगानों को हरा सकते हैं और फिर से अपने खोई हुई सत्ता को हासिल कर सकते हैं। उसी वर्ष 1555 में ही एक महीना के बाद, ये मई में घटना हुआ और जून में एक और महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अकबर भी पार्टिसिपेट किया था, सरहिंद का युद्ध। और ये निर्णय कर दिया, फैसला कर दिया कि अब अफगान भारत से खत्म, मुगल वापस। जून की महीना में, ये मई का घटना है और जून में जून 1555 में ही सरहिंद का युद्ध। ये युद्ध का नाम याद रखिएगा, ये निर्णायक युद्ध है। अब आपको याद रखना है कि जैसे हम पूछे थे सवाल, मेंस में सवाल कल या परसों जो दिए थे आप लोगों को कि वो कौन सी साम्राज्यवादी रणनीतिक या सामरिक रणनीतिक भूल थी जिसकी वजह से 15 वर्षों तक मुगल हिंदुस्तान की सत्ता से बाहर थे। तो वो आपको बताना है भूल, और ये भी उसमें उल्लेख कर देना थोड़ा सा कि कैसे वो कमबैक भी किए थे। तो कमबैक करने का ये सब क्रम याद रखिएगा। कंधार विजय 45 से शुरू कीजिएगा, सिर्फ एक का भी ईयर याद रखिएगा, नहीं भी ईयर लिखिएगा तो भी चलेगा। कंधार विजय, काबुल विजय, बदखंसा, फिर मच्छीवाड़ा और फाइनली 1555 का जून का महीना का सरहिंद का युद्ध। अब ये युद्ध जो है ये फैसला कर देता है कि हिंदुस्तान पर हुकूमत फिर से मुगलों की होगी कि नहीं होगी। इस युद्ध की खासियत ये थी कि इस युद्ध में अकबर भी पार्टिसिपेट किया था, इसी युद्ध में बैरम खां भी था। अच्छा, एक और बात याद रखना, एक चीज बताना भूल गए, जब लाहौर का विजय किया गया था उस समय अकबर की आयु 9 वर्ष थी और उसी समय उसको लाहौर का ये भी बना दिया था, उसने प्रमुख भी, सूबेदार भी बना दिया। सर लाहौर की युद्ध में लाहौर विजय के उपरांत उसने हुमायूं को अकबर को अपना उसका प्रमुख भी बना दिया था। और यहीं पर लाहौर के युद्ध के जीतने के बाद ही, उससे पहले था क्या, दरअसल अकबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग तब बताएंगे। उसमें था क्या कि अकबर जब बच्चा था तो उसका एक प्रोटेक्टर या केयर टेकर अपॉइंट होता था। तो सबसे पहला केयर टेकर अपॉइंट किया गया था मुनीम खां। ये सब बाद में सरदर्द बनने वाले हैं मुगल साम्राज्य के लिए। बाद में फिर बैरम खां को लाया गया, बैरम खां को बनाया गया। तो वो अकबर में पढ़ेंगे। शायद महामंगा भी थी ना, वो बताएंगे, महामनगा जीजी अनगा के बारे में बाद में बताएंगे जब अकबर की बात करेंगे। ठीक है। तो सरहिंद के युद्ध की खासियत ये थी कि इस युद्ध में अकबर भी भाग लिया था, बैरम खां भी भाग लिया था और ये युद्ध निर्णायक रहा। और ये युद्ध हुआ जून महीना 1555। ठीक है, क्लियर है? महीना क्या बोले सर? जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सासुर स्वयं आया लड़ने के लिए, पराजित हुआ और मुगलों की सत्ता फिर से हिंदुस्तान में प्रवेश कर गई। जी सर। ठीक है। जुलाई के महीना में हुमायूं दिल्ली आया। दिल्ली में उसकी ताजपोशी हुई, खुतबा पढ़ा गया, पूरी तरीके से घोषित तरीके से हुमायूं दिल्ली का बादशाह घोषित हो गया जुलाई के महीने। अब ये जुलाई के महीने में दिल्ली का बादशाह बन जाता है और ठीक 6 महीना के बाद बेचारे की मौत हो जाती है। आप देखें उसका भाई कामरान वामरान को मार करके मक्का भेज देता है। कामरान को मक्का भेज देता है, अस्करी को आंख फोड़ करके उसको भी कामरान को आंख फोड़ करके मक्का भेज देता है, अस्करी को भी भेज देता है, मक्का चले जाओ भाई। हिंदाल एक युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, उसको जानना जरूरी था कि वो कहाँ गया है। वो समस्या का समाधान हो गया। 1545 के तो वो उसी के हाथ में था ना सर पहले। हाँ 1500 सर जब वो ये भारत से गए, हाँ 1545 के युद्ध के बाद से भाइयों की समस्या खत्म हो। अब भाई कोई चुनौती नहीं रहता। 1545 के बाद से कोई अच्छा है पूछ लिए तो वो 2 भाई जो अस्करी को युद्ध में पकड़ करके आंख फोड़ दिया गया बैरम खां के द्वारा। और बाद में बेचारा 1 साल के बाद वो बोला हमको मक्का भेज दीजिए, हम चले जाएंगे वहां हज करेंगे, वहीं पे ये करेंगे अपना। तो चले गया मक्का। बाद में
पीछे पीछे अस्करी भी चले गया, पहले कामरान गया फिर अस्करी गया, और एक छोटा सा युद्ध में हिंदाल भी मारा गया। तो भाइयों की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई और भाई के मोह से मुक्त हो गया। भाई के जाने के बाद जब ये 1555 में इसको दिल्ली की सत्ता मिली, तो फरवरी 26 जनवरी को इसकी मौत हो गई। 26 जनवरी 1556 को ये मर गया। समझ में आया? कौन मरे सर? 26? हुमायूं पुराना किला में पुस्तकालय से उतरते हुए गिर करके मर गया है बेचारा। इसका सुख भोगने का नहीं था सौभाग्य, तो कुछ ही दिनों में बेचारा मारा गया। क्या बोले सर? हुमायूं पुराना किला के सीढ़ियों से गिर करके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन में वो आजाद हो गया। 15 अगस्त का भी वेट नहीं किया, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ही वो उसने लिबरेशन प्राप्त कर ली, मोक्ष प्राप्त कर लिया, और सीधे 72 हुर, सीधे डिपार्चर खुदा के पास। चलिए, सबको जाना है एक दिन खुदा के पास। खुदा से कोई थोड़े ना दूर रह सकता है, सबको पारा पारी जाना है, कोई जल्दी जाता है। तो ये इह लीला समाप्त हुई हुमायूं। अब ये हुमायूं बेचारा कुछ किया तो नहीं था, जीत करके सिर्फ दिल्ली में बैठा था और 6 महीना भी नहीं हुआ। तो क्या सुधार किया होगा, क्या साम्राज्य के लिए कुछ किया होगा? कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि समय का अभाव था, उसकी आयु बहुत कम थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाया। अब इस समय ये 26 जनवरी में, अच्छा, सरहिंद के युद्ध के बारे में एक और बात याद रखिएगा, जीएस में पूछा जा सकता है, हम बताना भूल गए। सरहिंद को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि सरहिंद में ही एक जगह है चमकौर। सरहिंद दरअसल अभी पंजाब का फतेहगढ़ जिला को कहा जाता है, फतेहगढ़ जिला में है। ये इतिहास में ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आपको मेंस में जो पेपर वो में आता है मैप वाला, वहां पे सवाल पूछा जाता है। तो फतेहगढ़ का जो सरहिंद है वो इसलिए इतिहास में याद किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक युद्ध हुआ था 1704 में, जब औरंगजेब था मुगल बादशाह, चमकौर का युद्ध। ये चमकौर का युद्ध की खासियत ये थी कि एक तरफ मुगलों की 10 लाख की सेना थी और दूसरी तरफ सिख गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में 40 सिख थे। सर ये तो आप दोनों में लड़ाई हुआ था। हाँ, यहाँ पे सुन लो, चमकौर के युद्ध में यहाँ पर सिख, यहाँ पे भी सुन लोगे तो अच्छा न रहेगा, वहां पे रिकॉल होगा। तो ये इसलिए याद किया जाता है कि 40 सिखों ने मिल करके 10 लाख के मुगल सेना को हरा दिया था। और ये युद्ध इससे पहले इसलिए भी जाना जाता है इस सरहिंद को कि यहीं पे गुरु गोविंद सिंह जी के 2 जो छोटे वाले बच्चे थे, साहबजादे जिनको कहा जाता है, उनको मार करके वहीं पर चुनवा दिया गया था दीवाल में। बाद में ये इसलिए भी चर्चा में आया, ये इसलिए चर्चा में नहीं आया कि चमकौर का युद्ध 40 लाख का, इसलिए चर्चा में आया कि ये जो भूमि था 4 स्क्वायर मीटर का, ये भूमि दुनिया का सबसे कीमती भूमि रहा। इसको खरीदा गया तो अभी का कीमत अगर लगाया जाए तो 4 स्क्वायर मीटर भूमि को खरीदने के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस भूमि को खरीदने के लिए दुनिया का सबसे महंगा जमीन वो है, और वहां पे इनके ये बनाए गए सरहिंद में। दीवान टोडरमल ने खरीदा था, दीवान टोडरमल। ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये है, आपको काम आएगा। वो मात्र 4 स्क्वायर मीटर। इसी चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, जो अक्सर सिख कहते हैं, सुनिएगा, कि पंछियों से मैं बाज लड़ाऊं और गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं। पंछियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख पे एक लड़ाऊं, तब जाकर गोविंद कहलाऊं। ये आज भी सिख, हर एक सिख उन्माद में आकर के, जोश में आकर के ये वाक्य जरूर बोलता है। ये चमकौर का युद्ध और ये सरहिंद उसकी गवाह थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा आपके लिए जरूरी था, आपका मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाता है। अब चलिए आते हैं अकबर पे। ये क्लियर है? अब यहाँ पे है अकबर।
सर ये चमकौर का युद्ध हुआ कहाँ पर था? चमकौर में बाबू, ये मतलब चमकौर जगह कहाँ पर जगह है ये? फतेहगढ़ जिला पंजाब। अच्छा अच्छा, ओके सर, हाँ थैंक यू। हाँ हाँ, फतेहगढ़ जिला पंजाब, ठीक है। सरहिंद में पड़ता है, सरहिंद के पास वहीं पे। तो ये अब आते हैं अकबर। अकबर को समझना है तो तीन चीज याद रखो। अकबर के सामने विराट चुनौती है। विराट चुनौती है, विराट लक्ष्य है, और विराट लक्ष्य को हासिल करने के लिए विराट व्यक्तित्व है। ये विराट की मीनिंग क्या है सर? विराट Means मतलब नहीं समझते हैं। विराट हिंदी मीडियम क्या है कि इंग्लिश मीडियम की हो? इंग्लिश मीडियम से, हिंदी नहीं है। अच्छा अच्छा, तब तो सॉरी, तब तो परेशानी होगा, ठीक है। तो ये समझ लो विराट का मतलब होता है, विराट के लिए इंग्लिश का प्रॉपर टर्म क्या होगा? सर मैसिव सर। हाँ मैसिव, हाँ मैसिव, ठीक है। हाँ मैसिव, हाँ हाँ। मैसिव, मैसिव, वेरी गुड। हाँ ओके सर। मैसिव, मैसिव चैलेंजेस है, मैसिव टारगेट है, और मैसिव इसका पर्सनालिटी है। ये तीन चीज है। अब ये चैलेंज है, चुनौती है उतना ही बड़ा, और इस चुनौती को पार करके टारगेट भी उतना ही बड़ा हासिल करना है। ये तभी होगा जब ये होगा, व्यक्तित्व होगा विराट। विराट लक्ष्य हासिल करने के लिए, जैसे आप लोग को आईएएस बनना है, अब इसको आईएएस से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको आईएएस बनना है तो भैया आईएएस को हल्के में तो आप नहीं ले सकते हैं। इसमें कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग बेवफा भी हो गए, और कितने लोग पार भी हो गए। तो आईएएस में जैसे आपके पास तीनों चीज चाहिए होता है, ये विराट लक्ष्य है। ये आईएएस एक विराट लक्ष्य है, यानी मेसिव टारगेट है, एमटी है। अब मेसिव टारगेट मेसिव टारगेट तो हल्के में मिलता नहीं है, मेसिव चैलेंज भी होगा, यानी कि विराट चुनौती भी होगा। और विराट चुनौती पर वही विजय हासिल करेगा जिसका वर्सेटाइल पर्सनालिटी होगा या विराट व्यक्तित्व होगा, वही हासिल कर सकता है आईएएस। आईएएस इंडिया का सबसे टफ एग्जाम है, तो इसके लिए चुनौती जितना बड़ा उतना ही बड़ा लक्ष्य, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतना ही बड़ा व्यक्तित्व। इसीलिए छोटे छोटे बातों को लेकर के परेशान मत होया कीजिए आप लोग। धीरज, धैर्य रखिए और साहस रखिए, और ये तीनों चीज इसमें था। आइए देखते हैं कि चुनौती क्या था, उसका व्यक्तित्व क्या था, और लक्ष्य क्या था। जब ये तीनों समझ जाएंगे दिन अकबर को समझ जाएंगे। उसका व्यक्तित्व समझ लीजिए, उसकी चैलेंजेस को समझ लीजिए, और उसके लक्ष्य को समझ लीजिए, आप अकबर को समझ जाएंगे कि जो भी करेगा वो इसी चीज के लिए करेगा। जैसे आज आप आईएएस की तैयारी करते हैं, तो आईएएस की तैयारी करने के लिए हर एक तरह का कंप्रोमाइज करते हैं। कम सोने लगते हैं, कम खाने लगते हैं, कम सोशल मीडिया पर रहते हैं, और पता नहीं रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग रहते बहुत ज्यादा है। हम जब से जुड़े हैं हम तो देखते हैं कि 24 घंटा ही हमको लगता है कि व्हाट्सएप में मैसेज आते रहता है। शुरू शुरू में एक दो बार देखे भी थे, लेकिन आप सोचते हैं देख करके क्या करेंगे। तो आप लोग हैं, थोड़ा सा उसको काम करना है अनावश्यक रूप से। तो आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले इसका व्यक्तित्व को ही देख लेते हैं, यानी कि इसके पर्सनालिटी कैसा है। जो इंग्लिश मीडियम वाला है, अब हम समझ गए हैं कि कुछ इसमें इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो हम इंग्लिश वाला टर्म भी यूज करेंगे। तो इसका पर्सनालिटी कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है। तो व्यक्तित्व में इसके तीन चीज है। क्या क्या है? धैर्य है यानी करेज है, सॉरी धैर्य है यानी पेशेंस है, या आप कह सकते हैं कि इंडोरेंस है, धैर्य है, या फिर इसको पेशेंस भी कह सकते हैं, साहस है या करेज है, और क्या है? बुद्धिमत्ता है, यानी कि विजडम है या इंटेलिजेंसी है, बुद्धिमत्ता है। ये तीन चीज का समावेश है इसमें। एक और चीज है इसमें, सहिष्णुता, टॉलरेंस। ये चार चीजों से
चार चीजों का समांग मिश्रण है अकबर। ये हुमायूं की तरह छिछला व्यक्तित्व का नहीं है, बहुत गूढ़ व्यक्तित्व का है। क्यों है ऐसा, ये भी हम चर्चा करेंगे। अब ये चीज आपको भी चाहिए, अगर आपको आईएएस बनना है तो ये सब के सब चीज चाहिए। इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये तब जरूरत है आफ्टर सिलेक्शन के बाद ये जरूरी है। इससे पहले आप इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे आपको पाला ही नहीं पड़ना है। लेकिन ये तीन चीज आपको हमेशा चाहिए जीवन में सफल होना है। ये अपने अंदर इनबिल्ट रखिए सॉफ्टवेयर, अगर रखेंगे देन कुछ भी हासिल कर लेंगे। अगर नहीं रहेगा, धैर्य की जगह अधीर रहेंगे, विचलित होने वाले रहेंगे, तो आदमी कुछ नहीं होगा। करेज का जगह डरपोक रहेंगे, साहस नहीं करेंगे आप किसी भी चीज को करने के लिए, देन आप हमेशा घिरे रहेंगे। तो ये तीन चीज, इंटेलिजेंसी तो भाई बहुत जरूरी है, बुद्धिमत्ता, और वो आप लोग में है भी। तो ये तीन चीज बहुत जरूरी है, अकबर में भी था, ये इनबिल्ट था। अब आइए हम देखते हैं व्यक्तित्व में इसकी बात हम अलग अलग समय में उदाहरण से देखेंगे। कहाँ पे उसने धैर्य का परिचय दिया, कहाँ उसने साहस का, कहाँ उसने बुद्धिमत्ता का, और ये सब अपने आप में सवाल है। ये मेंस का सब अपने आप में एक एक वर्ड ही सवाल है। साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता का ही परिणाम था कि दिल्ली से लेकर के दौलताबाद तक मुगलों को पहुंचा दिया, नर्मदा के पार पहुंचा दिया मुगलों। नहीं तो जब इसको सत्ता मिला था तब दिल्ली और आगरा तक ही मुगल सिमटा हुआ था। मुगलों की सत्ता सिर्फ और दिल्ली और आगरा, यही दो राजधानी तक ही, बाकी सब जगह उनके नियंत्रण से बाहर था। लेकिन इसने अपने 50 वर्षों के शासन में दिल्ली से लेकर के नर्मदा पार दक्कन तक उन 5 बहमनी राज्यों तक पहुंचा दिया था। वहां तक इसका प्रभुत्व था, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के वजह, इसी के वजह से। अब दूसरा जो है ये है चुनौती। ये व्यक्ति तो निकल गया, दूसरा है चुनौती। अब चुनौती तो भैया इसके पास अपरंपार है, एक चुनौती नहीं है, क्योंकि इसको विरासत में कुछ नहीं मिला। अभी हम इसको समझ रहे हैं, फिर कहानी देखेंगे कैसे इसने अपने पॉलिटिकल करियर शुरू किया। अभी हम वहां पे नहीं गए हैं, अभी हम सिर्फ ब्रीफ कर रहे हैं कि ये क्या क्या है इसके पास, कौन सा सरकमटेंसेस है, किस जगह पे खड़ा है और कैसे मुगल राज्य की स्थापना करेगा। तो इसके पास जो चैलेंजेज है वो चैलेंजेज अपार है, एक चैलेंजेज नहीं है। जैसे आपके पास किस तरह का चैलेंज होता है, आप लोगों के पास किस तरह का चैलेंज होता है। सबसे पहले तो आपके चैलेंज होता है विषय का भरमार इतना होता है कि आप उसमें परेशान हो जाते हैं। कौन सा कमांड करें, एथिक्स कमांड करें कि आईआर कमांड करें, इंटरनल सिक्योरिटी कमांड करें कि डिजास्टर मैनेजमेंट कमांड करें, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमांड करें। कुछ ऐसे लड़के हैं जो प्योर आर्ट्स से आते हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने, और बेचारे को पीटी और मेंस में मिल जाता है साइंस टेक पढ़ने को, कंप्यूटर साइंस तो ये तो वो, पता नहीं क्या क्या उनको पढ़ना पड़ता है, माथा का उनका दही हो जाता है। तो आपके पास जिस तरह से विषयों का समस्या होता है, इसी तरह से इसके पास भी अपार विषय है चुनौती के रूप में। समझ में आ रहा है। दूसरा, आपके पास भी समय का समस्या होता है, कितना समय हम लगाएं, कौन से विषय में कितना समय दें, कितना समय हमारे लिए पढ़ने के लिए उचित रहेगा, इस तरह का आपको समस्या होता है। तीसरा समस्या धन का होता है, इसको भी धन की समस्या है। ये सब समस्या जो आज आप आईएएस की तैयारी में फेस कर रहे हैं, ये सब आगे फेस करेगा। उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे समय की समस्या, यहाँ पे धन की समस्या, यहाँ पे विषय की समस्या, कि किसके साथ लड़े, कौन से अवसर को पहले फेस किया जाए, ये सब समस्या उसके सामने दिया जाएगा। तो धन की समस्या, आपके पास भी फिनेंशियल प्रॉब्लम होगा ही, जितने भी स्टूडेंट है बेचारे हमेशा अभाव में ही रहते हैं, तो धन की समस्या इसके पास भी है। चौथा है अवसर की समस्या, अपॉर्चुनिटी। सफल होने वाले जो लोग होते हैं, जो सफल हो जाते हैं, जो वो ये मान करके चलते हैं कि हमको सक्सेस एट एनी कॉस्ट हमको चाहिए, सफलता किसी भी कीमत पर, तो अवसर को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। जो अवसर को पकड़ लेता है वो अपना साम्राज्य बना लेता है। तो ये अवसर को पकड़ने वाला शासक सुल्तान था, बादशाह था, और आप भी अवसर को पकड़नी चाहिए कि कहाँ पे आपको करना है। तो अकबर के सामने भी अवसर की समस्या थी। दूसरा था मार्गदर्शन का, ये आपको भी होगा, मार्गदर्शन का समस्या आपको भी है, यानी गाइड का मार्गदर्शन, इसको भी समस्या है और इसका
इसके पास अवसर भी है, इसको मदद भी मिलता है, मार्गदर्शन का भी इसको समस्या है। और क्या आपको समझ, जो जो आपको समस्या है सब अकबर को यहाँ पे समस्या है। ऐसा नहीं है कि अकबर ऊपर से गिरा दिया गया और अकबर बादशाह बन गया इतना बड़ा। इसका सौभाग्य का भी समस्या है। जैसे आपका भी सौभाग्य होता है, 1 नंबर से पीटी छूट गया, 5 नंबर से इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, तो ये सौभाग्य। 99% श्रम, 1% सौभाग्य। 1% ही पूरे दूध में 1 बूंद दही जैसे डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, फट जाता है, तो 1% का सौभाग्य निर्णय कर देता है। तो अकबर का सौभाग्य ये है इसका चुनौती, और इस पर इसको विजय पाना है। क्या है ये सब हम बात करेंगे, अभी करेंगे। ये आप भी देख लीजिए, आपके साथ भी ये समस्या है। अब लक्ष्य, व्यक्तित्व, चुनौती, और इस चुनौती को पार करके पाना है लक्ष्य, यानी कि गोल। लक्ष्य आपका है आईएएस। कुछ लोगों का पीसीएस भी हो जाता है, और कुछ लोग पुराने हो जाते हैं तो टीचर भी लक्ष्य बन जाता है, टीचर भी उनका लक्ष्य हो जाता है। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कर्मचारी भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं फाइनली। हम लोग भी कभी अपने समय में थे तो इस तरह का लक्ष्य हम लोग भी ये कर लिए थे कि अब वही लक्ष्य होगा। तो यहाँ पे लक्ष्य है आपका आईएएस। अब ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये व्यक्तित्व मदद करेगा। चुनौती इतना बड़ा है, लेकिन लक्ष्य भी बड़ा है। इसका लक्ष्य क्या है? पूरे हिंदुस्तान की फतह करना, पूरे हिंदुस्तान पर सत्ता स्थापित करना। तो हिंदुस्तान की सत्ता, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। यही सब चीज आगे आपको एग्जाम्पल के रूप में मिलेगा। जब कहानी के रूप में पढ़ाएंगे ना, बस इसी चीजों को जोड़ते जाना है। अरे आंसर राइटिंग इसी फॉर्मेट में लिख देना है, कुछ नहीं है। इतिहास नहीं तो ऐसे रटते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो हिंदुस्तान की सत्ता हासिल करना, और लक्ष्य क्या है? तो सत्ता हासिल करने के उपरांत अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित रखना। शांति व्यवस्था, कानून का राज, यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, जो आप आईएएस बनने के बाद करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक सौहार्द बनाए रखना, जिसके लिए अलग से वो इनिशिएटिव लेगा सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए, सुलह कुल लाएगा। धार्मिक सौहार्द लाने के लिए दीन इलाही लाएगा, तौहीद इलाही लाएगा। इबादत खाना खोला जाएगा, तीर्थ यात्रा कर हटाया जाएगा, जजिया हटाया जाएगा। ये सब इसी के लिए है, वही लक्ष्य हासिल करने के लिए कि हिंदुस्तान की सत्ता उसका बरकरार रहे। हिंदुस्तान की सत्ता हासिल करने के बाद उसको बरकरार करने के लिए ही वो सब लेगा। इन्हीं सब लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो सब करेगा। क्या है? तो सामाजिक सौहार्द, यानी कि सोशल हार्मोनी। सौहार्द का मतलब नहीं पूछिए, ठीक है, सोशल हार्मोनी। तो ये लक्ष्य है उसका, और इसी के लिए वो सब कुछ करेगा। अब एक एक करके हम लोग इस पे देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ व्यक्तित्व पे बात कर लें तो यही बहुत बड़ी बात है। टाइम शायद अभी नहीं, शायद आगे भी बढ़ सकते हैं। यहां तक समझ में आया? हम लोग बात कर रहे हैं अकबर की। तो ये चीज आप में भी है, यही तीनों चीज आपको भी चाहिए, और यही चीज अकबर को भी चाहिए। ये आप समझ लीजिए कि अकबर को ही आईएएस बनना है, आईएएस बनना है अकबर को आईएएस बनाना है। तो अकबर को आईएएस बनाने के लिए आपको ये सब चीज चाहिए ही चाहिए। आईएएस बनने के बाद भी तो आप यही सब करेंगे ना। हिंदुस्तान की सत्ता की जगह जिला की सत्ता आपके पास होगी, एक डिस्ट्रिक्ट की सत्ता होगी आपके पास। बाकी ये सब कुछ आप करेंगे, ये आपका प्रायोरिटी है। जब आप डीएम डीसी बनेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सोशल हार्मोनी बना रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, ये सब आपका प्रायोरिटी है। तो वो भी तो वही कर रहा है। तो चलिए उसी को आईएएस बना देते हैं, वही हिंदुस्तान का विजेता बन जाएगा, बादशाह बन जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? किसी को कुछ नहीं पूछना है? और क्लियर सर अभी तो, और नेक्स्ट स्टेप में पूछेंगे। ठीक है, चलिए तब हम शुरुआत करते हैं अकबर के व्यक्तित्व से। ये ऐसा आईएएस बनने वाला है, ये ऐसा आईएएस बनने वाला है जो ग्रेजुएट नहीं है, जो पढ़ा, औपचारिक शिक्षा जिसके पास नहीं है, इसके पास डिग्री नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। ये मोदी जी का बनाया हुआ आईएएस है, लेटरेंट है, भर्ती हुआ है इसका।
क्षैतिज भर्ती हुआ है इसका, कैसे होगा देखो। हुमायूं बहुत कोशिश किया कि इसको पढ़ाया लिखाया जाए, बहुत कोशिश किया गया, लेकिन शुरू से इसका कहा जाता होनहार बिरवान के हो पात। गुदरी का लाल था, गुदरी का लाल था, होनहार बिरवान के टिकने पात। ये बचपन, हम बात कर रहे हैं इसकी व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व समझ जाएंगे, देन उसके चैलेंज को समझेंगे, देन उसके टारगेट को समझेंगे, ठीक है। तो व्यक्तित्व इसका या पर्सनालिटी क्या है, तो ये अनपढ़ है, मदरसा भी नहीं गया है, मदरसा जाता ही नहीं था पढ़ने। इसकी जो केयर टेकर थी जिसका नाम था माहम अनगा, ये नाम याद रखिएगा, माहम अनगा, ये दाई माँ कहलाती है, धाई माँ या दाई माँ, यानी कि इसका चड्डी बदलने से लेकर के नेपल फीडिंग तक सब की है वही माहम अनगा। तो ये अनपढ़ था, लेकिन किस चीज में कुशल था, ये सचिन तेंदुलकर की तरह है। जैसे सचिन तेंदुलकर आज तक से मैट्रिक पास नहीं किया, 5 बार एग्जाम दिया मैट्रिक पास होने के लिए लेकिन आज तक से पास नहीं हुआ, उसी तरह से ये भी है। लेकिन किस चीज में सीधा था, जैसे सचिन तेंदुलकर 12 बजे रात को भी अपना गैलरी में प्रैक्टिस करने लगता है, उसी तरह से ये घुड़सवारी, तीरंदाजी, तीरंदाजी, वेरी गुड। ये कौन बोल रहा है भाई, स्मार्ट हो गए हैं आप। तीरंदाजी, आर्चरी में और भाला, इस तरह से युद्ध में जो भी युद्ध के स्किल है, वॉर स्किल, ये सब इसके पास है। अनपढ़ है लेकिन है। अब ये अनपढ़ आदमी देखो, अनपढ़ आदमी बहुत, कोई कोई अनपढ़ आदमी बहुत अच्छा होता है, कोई कोई क्या, बहुत अधिकतर आदमी अनपढ़ अच्छे ही होते हैं, क्योंकि वो सीखने की कोशिश करते हैं ताउम्र। उनको लगता है कि यार मेरा व्यक्तित्व कमजोर है। जो थोड़ा पढ़ लेते हैं वो नॉलेज को घुसने ही नहीं देते हैं, बोलते हैं बकवास है, बकवास। इसलिए हिंदुस्तान की पीड़ा यही रही कि इसकी सत्ता पर अनपढ़ कोई आया ही नहीं। अभी जो अनपढ़ आया है तो वो अच्छे से शासन कर रहा है। आज भी अनपढ़ ही आया है, जबरदस्ती का बीए का डिग्री उसका दिखाया जाता है कि वो बीए किया है पता नहीं कौन स्कूल से या कॉलेज से, वो बीए कुछ नहीं है, वो भी अनपढ़ है। तो अनपढ़ लोग इस देश का बहुत भला किए हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा भले नहीं था, किताबी शिक्षा इसके पास भले नहीं था। किस मामले में धनी था, अनुभव के मामले में। इसका अनुभव जबरदस्त था। क्यों था अनुभव, क्योंकि ये जिस बिरादरी में रहा, जिस जगह पे रहा, वहां पे सिया भी रहे, वहां पे सुन्नी भी रहे, वहां अफगानी भी रहे, वहां तुरानी भी रहे, वहां ईरानी भी रहे, वहां हिंदुस्तानी भी रहे, वहां बौद्ध भी रहे, वहां जैन भी रहे, चारों तरफ का, भी रहते हैं, ठीक। हाँ राजपूत भी रहे, चारों तरफ। यानी कि ये जो बच्चा है इसका परवरिश हो रहा है मेट्रो सिटी में। मेट्रो सिटी का क्या मतलब है, मल्टीकल्चर। ये बच्चा अकबर रह रहा अभी मेट्रो सिटी में, इसके पास मल्टीकल्चर है आसपास। बौद्ध धर्म के मानने वाले भी हैं, जैन धर्म के मानने वाले भी, सिया भी, सुन्नी भी, तुरानी भी, ईरानी भी, अफगानी भी, सब है इसके आसपास। और सबके साथ इसका अच्छा संबंध। बच्चा था ना, सब इसको प्यार करते थे, लाड करते थे, तो सबके साथ इसका एक अलग अटैचमेंट हो गया। इसीलिए सहिष्णु बना बात, इसीलिए किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसीलिए बाद में जाकर के नेशनल किंग बनाए, राष्ट्रीय सम्राट कहलाया, क्योंकि इसका व्यक्तित्व तो बचपन में ही प्रभावित हो गया। आप कल्पना करो ना, आप शुरू में बचपन से ही लोयला स्कूल से पढ़े हो, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हो, या किसी मिशनरी स्कूल से पढ़े हो, और दूसरा बच्चा गांव का एक गुरु जी से पढ़ा है जो बिना माने मतलब कि सब्जी नहीं पहुंचा है इसलिए दूध आप मार देते थे अलग से, तो उसका संस्कार है, उसका सोच बड़ा होकर के कैसा होगा। और वो जो लड़का पढ़ा है जो एक अच्छे कल्चर में, अच्छे सोसाइटी में, हमेशा बाबू बच्चा डियर पियर पता नहीं क्या क्या के कल्चर में, तो स्वाभाविक है कि उसका सोच हमेशा उस तरह का होगा, और उसका हमेशा बदला वाला होगा कि हमारा गुरु जी मरले रहन भाई, तो गुरु जी का हम कैसे छोड़ा। तो वो कल्चर है, ये कल्चर में तो अंतर होगा ही। तो इसका परवरिश भी कुछ इसी तरह का हुआ कि उसके आसपास के लोग इसको बड़ी लाड़ प्यार से और मल्टी कल्चर में इसका परवरिश हुआ। अब इसका असर पड़ेगा आगे। अब यहां तक आप समझ गए, बचपन इसका समझ लिए, इसके साथ इसकी धाय माए है महामनगा। महामनगा अकबर को अपने बेटे की तरह मानती थी, लेकिन बाद में महामनगा भी इसके जान की दुश्मन हो गई थी और 2 बार दिल्ली में इसके ऊपर अटैक कर रही थी जानलेवा। और हमेशा ये भी जो पकड़ाता था उससे ये पूछता भी नहीं था कि कौन तुमको बोला था मारने। इतना अंधभक्त था अपनी महामनगा के प्रति अकबर, पूछता भी नहीं था, सीधे उसको ये करवा देता था कि राज न खुले।
महामंगा अपने बेटे को अकबर के जगह पे बादशाह बनाना था। चलिए अब शुरुआत करते हैं अकबर की कहानी। इसके व्यक्तित्व से शुरू हुआ है। तो व्यक्तित्व कुछ इस तरह से शुरुआत हुआ है इसका। 9 वर्ष की उम्र में लाहौर का सूबेदार, 13 वर्ष की उम्र में सरहिंद के युद्ध के बाद 13 वर्ष की उम्र में प्रिंस युवराज घोषित कर दिया गया। 13 वर्ष की उम्र में कोई बाथरूम में खड़ा है, मोबाइल ले जा करके और फ्लश खोल रहा है। ऑफ करो अपना। कौन है? नामुराद। बंद कर अपना बाथरूम में माइक। कौन ऑन किया है? IAS नेहा। नेहा, नेहा कौन है? तुम कहाँ है बाबू? यही है सर। क्यों? नहीं, यही तो फ्लश चालू कर रही है। नल नहीं खोल सर, रही है। मेरा तो मैं तो म्यूट रखी हूँ। ठीक है। तो 13 वर्ष की उम्र में युवराज, याद रखिए यही पे माइक ऑफ। माइक ऑफ कर लो। अब ये जब 26 जनवरी को दिल्ली में, याद रखो 26 जनवरी को जब दिल्ली में हुमायूं की मौत हो जाती है, इस समय सब म्यूट कर लो अपना। में कहाँ का वो क्या बना बोले? लाहौर का, लाहौर का। सर वो तो 9 वर्ष में लाहौर का सूबेदार बना था। हाँ, तो क्या पूछ रही है? 13 वर्ष में। अरे वो कालानौर का बोल रही है सर। कालानौर, अच्छा पंजाब। कालानौर, पंजाब कालानौर। ठीक है। 13 वर्ष के ये दरअसल पंजाब का सूबेदार बन गया 13 वर्ष किया। यहीं पर वो प्रिंस भी घोषित कर दिया। यहीं पे 26 किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो। भुवनेश्वरी करके कुछ नाम है सर। भुवनेश्वरी ऑफ कर लो बाबू। ऑफ हो गया? हाँ ठीक है। तो 26 जनवरी को मौत हुआ। 1 महीना तक अकबर न तो दिल्ली की सत्ता पर, न तो कोई मुगल शासक बैठा हुआ है और न तो यहाँ पर कोई अकबर यहाँ पर दिल्ली का बादशाह है। 1 महीना के बाद 14 फरवरी को इसकी कलानौर में ताजपोशी की गई। इस बीच हुमायूं के मौत के 1 महीना तक एक व्यक्ति को छदम हुमायूं बना करके, प्रॉक्सी हुमायूं बना करके दिल्ली का बादशाह बनाया गया। उसका नाम था मुल्ला बेकसी। याद रखिएगा, ये सब नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, थोड़ा वेट मिल जाएगा। मुल्ला बेकसी छदम नाम था, छदम बादशाह था। 1 महीना तक मुल्ला बेकसी हुमायूं के जगह पर दिल्ली का सत्ता पर रहा और 14 फरवरी को कालानौर में अकबर की ताजपोशी हुई। अब ये कालानौर का भी एक इतिहास है। जब ये यहाँ का सूबेदार था। सर एक बार ये तो थोड़ा सा समझाइएगा। हाँ सर, ये समझ नहीं आया। ये क्या नाम बोला आपने, कब बना? मुल्ला बेकसी। ये दरअसल क्या बना, सर मतलब ये एक तरह से कठपुतली कह सकते हैं क्या? कठपुतली राजा। कठपुतली राजा नहीं था ये, इसको बनाया गया था। जैसे नहीं होता है कि कोई बड़े आदमी मर जाता है तो अफरा तफरी न मच जाए, बागडोर संभालने के लिए अफरा तफरी न मच जाए, इसके लिए हुमायूं की तरह ही दिखता था। हुमायूं की तरह दिखता था तो इसी को बना दिया गया कि हुमायूं जिंदा है, ये नहीं कहा गया कि मर गया, ताकि लोगों में ये बना रहे। तब तक जब तक अकबर की ताजपोशी नहीं हो जाती है। नहीं तो यहाँ पर दावेदार खड़े हो जाते हैं ना, यहाँ के जो उसके सामंत अमीर थे, वो कहते कि हम बादशाह बनेंगे। तो बच्चा है ये, तो अभी 13 वर्ष का है, तो हो सकता है कि ये लोग मतलब हम शक्ल होने की वजह से इन्हें बना दिया गया, जानबूझ करके। हाँ, जानबूझ करके। जैसे नहीं होता, कोई बड़े लोग प्रतिष्ठित लोग मर जाते हैं तो उसको छुपाया जाता है, नहीं तो अफरा तफरी मच जाए। तो इसके लिए मुल्ला बेकसी को वहां पर ये किया गया और 14 फरवरी को बेचारा को बादशाह घोषित कर दिया गया। ये कालानौर में, कालानौर का भी एक कहानी है। कालानौर दरअसल गुरदासपुर जिला में पंजाब का पड़ता है। याद रखो, ये हम जो बता रहे हैं गुरदासपुर, ये बॉर्डर इलाका है। गुरदासपुर पंजाब का सबसे अमीर जिला है। यहाँ के हर एक घर से लोग कनाडा में रहते हैं और पंजाब के सबसे ज्यादा सिंगर यहीं से पैदा हुए हैं। 14 फरवरी 1556 की। हाँ हाँ, 14 फरवरी को ये बादशाह बन गया 13 वर्ष की आयु में। क्या चीज बोले सर? 14 फरवरी 1556 को 13 वर्ष की आयु में अकबर मुगल बादशाह कलानौर में बन गया। ठीक है, 14 फरवरी 1556 को अकबर
कलानौर में मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, ऑफिशियली ताजपोशी कर दी गई। उम्र है इसका 13 वर्ष। अब 13 वर्ष का बच्चा क्या करेगा? तो ये जो कलानौर की एक कहानी है वो भी सुन लीजिए। कलानौर गुरदासपुर जिला में पड़ता है, जो पंजाब का सबसे अमीर जिला है और ये बॉर्डर जिला है, और यहाँ से पंजाब के सबसे ज्यादा सिंगर यहीं से होते हैं। इसकी एक कहानी ये है कि कलानौर की कहानी ये है कि ये जहाँ पे कलानौर एक मंदिर है शिव का, जैसे कि शिव को भारत की भूमि पर 12 जगह पर साक्षात माना गया है। द्वादश लिंग जहाँ पे है शिव का, वहां पे शिव का स्थान है। लेकिन इन द्वादश लिंग के अलावा 3 और जगह भी शिव पाए जाते हैं, एक काशी, दूसरा कलानौर और तीसरा कैलाश। तो ये वो कलानौर जगह है, यहाँ का, यहीं पे शिव को साक्षात रखते हुए इसने सत्ता ग्रहण की। अब कहानी ये है कि ये जो शिव जहां पर थे, शिव का जो भूमिगत प्रतिमा था, तो अकबर का जब भी कोई घोड़ा क्रॉस करता था तो वो लंगड़ा हो जाता था। अकबर घुड़साज को बहुत डांटता था कि तुम मेरे घोड़े को क्यों इतना मारते हो कि भाई लंगड़ा हो जाता है। तो बोला हुजूर हम नहीं मारते। तो बोला ऐसा कैसे होता है? तब जाकर के अकबर के सपना में आया कि शिव भाई तुम इस जगह को खुदवाओ और यहाँ पर मेरा मंदिर बनवाओ। तो खुदाई किया गया तो वहां शिव का प्रतिमा निकला, देन अकबर वहां पर मंदिर। ये भी कलानौर की कहानी है। वो कलानौर उस जगह पे अकबर की ताजपोशी होती है। क्लियर है? तो ये तो हुआ इसका। अब यह ताजपोशी तो हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो संरक्षक है वो है अभी भी बैरम खां। अब जो हम बोले थे कि गाइड की जरूरत पड़ता है, आपको हमेशा मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी सफल होने के लिए। अकबर को सफल कराने में जिस मार्गदर्शक का, जिस टीचर का निर्णायक भूमिका रहा या अतुलनीय भूमिका रहा, वो रहा बैरम खां। अगर बैरम खां नहीं होता दिन अकबर की हत्या भी हो गई होती और अकबर जीरो रह जाता। लेकिन मार्गदर्शन बहुत जरूरी, और बैरम खां एक सफल मार्गदर्शक था, एक कुशल मार्गदर्शक था। इसीलिए बैरम खां से बाद में छुटकारा पाना भी अकबर के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण हो गया। और जब बैरम खां हटा तो उसके बाद और समस्या उसके सामने आया। समझ में आया? तो ये है उसकी आरंभिक जीवन की कहानी, 13 वर्ष तक की। बचपन में क्या था, कैसे कैसे उसके जीवन में घटना घटी, समझ में आ गया? अब रही साहस, धैर्य, इसकी बात हम लोग आगे की कहानी में देखेंगे कि कब कब उसने उसका परिचय दिया। व्यक्तित्व तो ओवरऑल एकदम कंप्लीट व्यक्तित्व है, संतुलित बैलेंस्ड व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है उसका। उसमें उसके व्यक्तित्व में कहीं भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। सधा हुआ व्यक्ति है अकबर, क्योंकि उसकी परवरिश ही सधी हुई समाज में हुई। हर एक लोगों को सुनता था और जो उसको अच्छा लगता था वही फैसला लेता था। ऐसा नहीं था कि किसी से इन्फ्लुएंस हो जाए और उसी अनुसार से आचरण करने लगे। समझ में आया? अब आते हैं इसकी समस्या पर। हाँ, अब आते हैं इसकी समस्या पर, यानी कि उन चुनौतियों पर जिस पर विजय हासिल करना है। समस्या या चुनौती या चैलेंज क्या है? तो इसके कई चैलेंजेस हैं। पहला तो राजनीतिक चैलेंज है, जो षड्यंत्र के रूप में है, षड्यंत्र के रूप में भी है और राजनीतिक भी है। दूसरा आर्थिक चुनौती भी है, इकोनॉमिकल चैलेंज। अभी ये सब चुनौती देकर के घबरा नहीं रहा है। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है कि जितना कम बॉल होगा उतना ज्यादा रन मारेंगे। तो चैलेंज को एकदम इतने शातिर तरीके से उसको हैंडल करता है, संभालता है, और यही सफल व्यक्तित्व का निशानी है कि चैलेंज को देख करके चरमराइए मत। चैलेंज को देख करके चरमराना नहीं है, और स्थिर होते जाइए और शांतचित होते जाइए। सफलता आपको तभी मिलेगा। और आईएएस ये सब कुछ आपको सिखा करके ही सिलेक्शन दिलाएगा, ये भी जान लीजिए। आप सोच रहे हैं कि इसको स्किप करके हम चले जाएंगे, तो आप लिख लीजिए किसी पन्ने में आज के तारीख दे करके, और वो जब तक से नहीं अपनाएंगे देन सिलेक्शन होगा भी नहीं। तो आपको आज नहीं तो कल अपनाना भी पड़ेगा। तो तीसरी जो समस्या है इसकी, वो है सामाजिक समस्या भी है। सामाजिक अविश्वास पूरा फैला हुआ है। मुगलों के प्रति लोगों को थोड़ा सा भी भरोसा नहीं। सब अफगानिये पसंद कर रहे हैं, तुरानिये पसंद कर रहे हैं, मुगलों को कोई पसंद नहीं कर रहा।
अब इसको भी संभालना है। जैसे आप कितनों भी धनी मनी हो जाए और समाज में आपका सम्मान नहीं है, समाज के लोग आपको देखते हैं तो हट जाते हैं। जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं कि अमीर हो जाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा और घट ही जाती है। लोग जैसे वो आएगा लोग उठ करके चले जाए, कहेंगे यार घमंडी है, ऐसे है वैसे है। तो मुगलों के साथ ये भी समस्या था कि इस पे कोई विश्वास ही नहीं करता था और इसको विश्वास भी जीतना था। तो ये समस्या इसके सामने है। अब आइए एक एक करके समस्या देखते हैं कि राजनीतिक और षड्यंत्र का समस्या क्या है। समझ में आ गया? हम इसके चुनौती को 3 वर्गों में बांट दिए और इन तीनों चुनौतियों को आप हमेशा जेहन में रखिएगा। एक तरफ व्यक्तित्व को रखिएगा क्योंकि उसी व्यक्तित्व से इन चुनौतियों पर विजय हासिल करेगा। विजय क्यों हासिल करेगा? क्योंकि उसका लक्ष्य है आईएएस बनना है, उसका लक्ष्य है हिंदुस्तान का बादशाह बनना है और 50 साल तक कम से कम आजीवन ताउम्र शासन करना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए राजनीतिक चुनौती देखते हैं पहले। पॉलिटिकल चैलेंज क्या है? तो पॉलिटिकल चैलेंज बस उसी तरह से है। भारत में कई छोटी छोटी सत्ताएं हैं, बिहार में, बंगाल में, सब अफगानी सत्ता की बात कर रहे हैं। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और इधर राजपूत भी अब शक्तिशाली हो गए हैं। इधर दक्षिण में जाएं तो बहमनी भी शक्तिशाली, बहमनी से विखंडित होकर के जो छोटे छोटे 5 राज्य हैं, बीदर, बरार, गोलकुंडा, इस तरह के निजाम, बहमनी के उत्तराधिकारी भी इधर तैयार हो गए। और दक्षिण में तुंगभद्रा के दक्षिण विजयनगर साम्राज्य है। अब इतने छोटे बड़े राज्य हैं और इन सभी राज्यों को उसको विजित करना है। अफगानी राज्य है, सिया राज्य है, राजपूतों का राज्य है, इधर विजयनगर का हिंदू राज्य है और ये सारा का सारा अफगानी राज्य है। ये पूरा भारत में अफगान का छोटे छोटे राज्य, बीच में ये दिल्ली और आगरा में बैठे हुए हैं। और चुनौती पॉलिटिकल चैलेंज इतना भरा पड़ा है और इनको पूरा हिंदुस्तान की फतह करना तो है ना। पॉलिटिकल चैलेंज इतना विशाल हाँ सर। है कि नहीं है। कहां से वो निकलेगा, किससे विजय हासिल करेगा, किससे किससे लड़ेगा? चारों तरफ खाली दुश्मने भरे हुए हैं, कोई इसका सगा नहीं है, कोई इसका सगा नहीं है। कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे रहे। हुमायूं को खदेड़ करके मारा था तो इनको तो कैसे बख्शेगा? अब सोचो, यहाँ पे इसका व्यक्तित्व काम आएगा, यहाँ पे इसका डोमेस्टिक पॉलिसी काम आएगा, यहाँ पे इसका इंटरनेशनल रिलेशन काम आएगा, जो आप लोग पढ़ते हैं। यानी कि फॉरेन पॉलिसी भी काम आएगा और इंटरनल पॉलिसी भी काम आएगा, या डोमेस्टिक घरेलू नीति भी काम आएगा। यहाँ पे इसका डिप्लोमेसी काम आएगा, कूटनीति काम आएगा, यहाँ पे इसका करेज काम आएगा, साहस काम आएगा, यहाँ पे इसके इंटेलिजेंसी काम आएगी, बुद्धिमत्ता काम आएगा, यहाँ पे इसकी टॉलरेंस की जो प्रवृत्ति है वो काम आएगी। ये सब को मिला करके यूज करेगा वो, तब जा करके अस्थिर से रह पाएगा। सब काम करेगा, विवाह करेगा, राजपूत कन्या से विवाह करेगा ताकि राजपूतों का दामाद बन जाए और उनके साथ संबंध बन जाए और हमको ये लोग भगाए नहीं। और ऐसा थोड़ी ना था कि उस पर फिदा हो गया था तो विवाह कर लिया, ऐसा नहीं था। और ये इतिहास का कोई नई चीज नहीं है। प्राचीन भारत के इतिहास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि मौर्यों ने सबसे पहले क्या किया था, मिथिला से विवाह किया उस राजघराने से, ताकि प्रतिष्ठा। आज भी हम लोग क्या करते हैं अपनी सामाजिक सोशल स्टेटस के लिए, जैसे ही आप पॉलिटिकल रिलेशनशिप को ज्यादातर मजबूत बनाने के लिए शायद अकबर ने जोधा से शादी की थी। बहुत सोच विचार करके इतना तगड़ा मूल्यांकन की क्या बात है, इतना दिमाग पे जोर लगा करके मूल्यांकन की। इसका उद्देश्य ही है राजनीति। राजा जो है, जो भी राजा बन रहा है, जो भी सुल्तान और बादशाह बन रहा है, जो भी काम करेगा उसका एक ही मोटिव है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। और पॉलिटिक्स एक ऐसा एम्बिशन है, एक ऐसा महत्वाकांक्षा है जिस पर सब कुर्बान। आप आईएएस 10 साल सर्विस देने के बाद भी नेतागिरी के चुनाव में खड़े हो जाते हैं। खुद सोचो ना, कितने विधायक और मंत्री हैं। एस जयशंकर को क्या पड़ा था, नेता बन गए। कितने लोग हैं जो आईएएस छोड़ करके नौकरी, नए नए लड़के की बात कर रहे हैं, नौकरी छोड़ करके आईएएस विधायक के चुनाव में खड़ा हो जाता है। तो पॉलिटिक्स एम्बिशन का, यह महत्वाकांक्षा का चरम है और वहां पे सब कुछ झोंक दिया जाता है। वो ऐसा व्यवहार है, ऐसा प्रयोग है कि उसमें कोई ऐसा सगा नहीं जिसको छला नहीं। आप छलिया बन जाते हैं पूरी तरह। तो ये छलिया है,
इसको आप सात्विक मत समझिए। जैसे अशोक कैसे था, अशोक 1.5 लाख लोगों को मार दिया, उसके बाद सन्यासी बन गया, ऊपर से धमकियों दे रहा है लिखवा करके शिला पट पर शिला लेख के कि अगर धर्म का आचरण नहीं करोगे देन पनिशमेंट भी देंगे। तो ये भी कुछ उसी तरह से है, अशोक से भी प्रेरित है, इससे पहले इसका जो गुरु शेरशाह उससे भी प्रेरित। तो पॉलिटिक्स में सब चलता है, सब चलता है, और सब करेगा ही। ऐसा नहीं कि साधु हो गया, सन्यासी हो गया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए। इसलिए जब भी आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आपके केंद्र में होना चाहिए उसकी सत्ता। सत्ता है तो आज भी तो सत्ता के लिए दंगा करा दिया जाता है, आज भी सत्ता के लिए दो दुश्मन बबुआ मिल जाते हैं, महागठबंधन बन जाता है, वो सब सत्ता के लिए तो होता है। जो 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 कभी किसी को देखना नहीं पसंद करते हैं वो गलबैया कर लेते हैं। तो ये भी तो आज से 500 साल ये भी पहले कर रहा था, उससे पहले अशोक भी किया था, चंद्रगुप्त भी किया था, इतिहास गवाह है। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सत्ता हासिल की। तो पॉलिटिक्स है भैया, ये सब पॉलिटिक्स के लिए करेगा, लेकिन आप में उतना कैलिबर स्मार्टनेस होना चाहिए कि इस विपरीत परिस्थिति में खुद को बनाए रखें कि यहाँ से चैलेंज, वहां से चैलेंज, वहां से चैलेंज, इधर का चैलेंज, वो चैलेंज। जैसे आप लोग का तैयारी के क्रम में मकान मालिक जहाँ दिल्ली में रह रहे हैं तो मुखर्जी नगर का मकान मालिक निर्धारित तारीख से पहले ही किराया मांगने लगता है कि भैया आपने किराया नहीं दिया। हम लोग बड़ी झेलते थे, अब पता नहीं क्या माहौल है। हम जब आए थे दिल्ली छोड़ करके तो हम 12,000 रुपया एक रूम का किराया दे करके वहां से आए हैं, और रहने जब गए थे तो 700 रुपया में रहते थे, 700 में, और 12,000 रुपया एक रूम का रेंट दे करके वापस आए। और कितना भी पुराना हो जाए, 5 साल भी रह जाइए, उस तारीख को एक दिन पहले ही टोकेगा, भैया आपने दिया नहीं। तो ये भी कुछ उसी तरह का था। पहला चैलेंज इसका है कि आसपास के जो पड़ोसी राज्य है पूरे देश में, पड़ोसी जो स्वतंत्र सत्ता है, वो सब की सब सत्ता चाहती है कि अकबर यहाँ से चले, और इन चुनौतियों पर इनको निपटना है। तो उन चुनौतियों पर कैसे निपटेगा? या तो युद्ध करेगा, या तो विवाह करेगा, या तो डिप्लोमेसी करेगा। 3 ही माध्यम से कर सकता है। या तो कूटनीति अपनाएगा, कूटनीतिक संबंध बना लेगा, संधि कर लेगा, समझौता कर लेगा, और जो ज्यादा टेढ़िया आएंगे तो शक्ति जब हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा तो आक्रमण करके उनको मिला भी लेगा। तो 3 ही चीजें राजनीति में, 3 ही चीज काम आता है, याद रखो। राजनीति में 3 चीज हमेशा यूज किया जाता है। पहला संबंध, आप भी पढ़ते होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये आज भी पढ़ा जाता है। तो राजनीति में पहला होता है संबंध, दूसरा होता है प्रभुत्व। प्रभुत्व किसी भी तरह से, कोई भी माध्यम से प्रभुत्व। संबंध इसलिए ताकि आप बने रहें, आपकी वैधता रहे, आपका सपोर्ट रहे। प्रभुत्व इसलिए ताकि आप कमजोरों पर श्रेष्ठ रहे। ये राजनीति का मूल है, ये सब रहेगा ही रहेगा। और तीसरा संबंध, प्रभुत्व, और तीसरा है सिद्धि या प्रूफ करना, इसको कह सकते हैं प्रूफ। ये 3 चीज हमेशा राजनीति में चलता है। अवसर मिलने पर हमेशा एक दूसरे पॉलिटिशियन प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे प्रूफ करने के लिए, अच्छा उनके हित में या उसके फेवर में जाकर, तो प्रूफ करना मतलब अपने आप को प्रूफ करना कि हमने ये हासिल किया। ये 3 चीज राजनीति का धुरी है, इसी पर पूरा पॉलिटिक्स चलता है। किसी भी काल का पॉलिटिक्स में ये 3 चीज रहेगा ही रहेगा। रूप इसका बदलता रहेगा, लेकिन ये 3 चीज होगा ही। अकबर भी यही करेगा। क्या करेगा भैया? तो ये राजनीतिक समस्याओं पर निपटने के लिए वो संबंध बनाएगा। संबंध किस तरह का बनाएगा भैया? तो विवाह करेगा, ये सब हम बात पढ़ेंगे। और क्या करेगा भाई? तो एक अलग तरह का पॉलिसी बनाएगा, विशेष तरह का पॉलिसी। जैसे हम लोग आज संबंध प्रगाढ़ करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ क्या करते हैं, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बना देते हैं, दक्षेस बना देते हैं, ASEAN बना देते हैं, G7 बना देते हैं, G20 बना लेते हैं। ये सब क्या है? ये वही चीज है जो अकबर कर रहा है। आज भी हम ग्रुप बनाते हैं ना, पर्पस भले बता देते हैं कि मेरा पर्पस इकोनॉमिकल है, मेरा पर्पस स्ट्रेटेजिकल है, नाम उसको अलग अलग उद्देश्य अलग अलग दे देते हैं, लेकिन होता वही सब करना है हमको। तो विवाह करेगा, फिर कुछ स्पेशल पॉलिसी बनाएगा, स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल पॉलिसी,
तो इसके लिए उसने राजपूत नीति बना लिया। इसी संबंध को बनाए रखने के लिए उसने धार्मिक नीति लिया है, जिसको आप कह सकते हो कि सहिष्णु नीति था। ठीक है। और प्रभुत्व के लिए क्या करेगा? प्रभुत्व के लिए करेगा युद्ध, वॉर। संबंध के लिए 3 चीज लाया है: विवाह, राजपूत नीति और धार्मिक नीति। धार्मिक नीति में आप समझ लीजिए कि सुलह को, दीन इलाही, इबादत खाना, तीर्थ यात्रा कर खत्म करना, जजिया कर खत्म करना, ये चीज धार्मिक नीति हो गया। ठीक है। महजर की घोषणा करना, ये धार्मिक नीति हो गया कि किसी भी तरह से धर्म का लॉलीपॉप दे करके लोगों को मिला जुला करके रखा, क्योंकि धर्म एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर लोग हमेशा भटक नहीं जाते हैं, उस पर कोई इफ और बट नहीं चलता है। राजपूत नीति सबसे शक्तिशाली थे, भैया इनको मिला करके रखो, इनको बड़े बड़े पद पर दे दो। याद रखो, इसी ने परंपरा शुरू की है कि सबसे ज्यादा मनसबदार, यानी कि जो सबसे ज्यादा ऊंचे अधिकारी राजपूतों के से ही अपॉइंट हुए। और औरंगजेब के समय में सर्वाधिक राजपूत, और औरंगजेब को औरंगजेब बनाने वाले राजपूत, औरंगजेब को औरंगजेब बनाने वाले राजपूत। औरंगजेब में इतना दम नहीं था, राजपूतों ने बनाया, उसके लिए खुद लड़ा, देखेंगे हम लोग। और विवाह भी किया। तो ये संबंध के लिए उसने 3 बनाया, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन पे इसका ध्यान नहीं है, इसको डोमेस्टिक रिलेशन चाहिए, घरेलू नीति इसको चाहिए। यहाँ पे इसका इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है, आप लोग का सब्जेक्ट है ना इंटरनल सिक्योरिटी, वो उसके लिए ये चाहिए संबंध। फिर है युद्ध, प्रभुत्व के लिए, और तब जाकर के सिद्धि करता है, अपने आप को प्रूफ करता है, बनता है बादशाह। और बादशाह बने रहने के लिए तब जाकर के सिद्ध करता है और बनता है बादशाह। बादशाह बनने रहने के लिए सभी लोगों को खुश भी रखता है और सजा भी देता है। यह है इसका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, राजनीतिक रणनीति, या आप कह सकते हैं कि राजनीतिक स्ट्रेटेजी को क्या कहेंगे? रणनीति कह सकते हैं, रणनीति ही कहते हैं ना स्ट्रेटेजी को। स्वीटी शर्मा, सिस्टम कह सकते हैं ना सर? सिस्टम नहीं कहेंगे। स्वीटी शर्मा गाल पे हाथ रख के इतना चिंतित क्यों है बाबू? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। ये सब बातें आपको तब समझ में आएगा जब इसको कहानी के रूप में दिखाना शुरू करेंगे तब। अभी आप सिर्फ इसको समझ लीजिए पूरा पूरी कि ये क्या करना है। जब आप आंसर लिखेंगे तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके आंसर राइटिंग करना है, नहीं तो कहानी लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको ये सब चीज ही कॉन्सेप्ट डालना है और प्रूफ करने के लिए वो सब फैक्ट देना है, वो सब प्रूफ करने के लिए ये सब फैक्ट देना है। इस हिस्ट्री का आंसर राइटिंग ऐसे ही होता है, नहीं तो कहानी लिखोगे तो कहानी पढ़ने के लिए थोड़े ना बैठा हुआ, वो ये जानना चाहता है कि आप उससे क्या सीखे हैं, अकबरवा से क्या सीखे आप, इसके लिए सवाल पूछा जाता है। इसलिए नहीं पूछा जाता है कि उसने क्या किया क्या, वो कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाया था, जिस स्ट्रेटेजी को अगर आज अपनाया जाए तो भारत की राजनीतिक स्थिरता, भारत में राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी, इसके लिए पूछा जाता है। आज भी तो हम बनाते हैं अपीजमेंट पॉलिसी, तुष्टिकरण की नीति क्यों लाते हैं? इसी आज भी अपीजमेंट पॉलिसी चलाया जाता है पॉलिटिक्स में, कि एक वर्ग को खुश रखा जाए ताकि असंतोष ना हो और वो मेरा वोट बैंक दूसरे तरफ न चले जाए। ठीक है, तो पॉलिटिकल चैलेंज और उसको निपटने का माध्यम ये सब आगे देखेंगे। दूसरा जो है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, दूसरा चुनौती इसका है, यह है षड्यंत्र का। यह भी पॉलिटिकल ही है, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। अब ये षड्यंत्र क्या है? तो षड्यंत्र इसके इर्द गिर्द ही है। जैसे हुमायूं के इर्द गिर्द उसके भाई लोग थे, उसी तरह से इसके इर्द गिर्द भी षड्यंत्र किया जा रहा है। कौन कौन षड्यंत्र में शामिल है? तो इसका जो पहले का केयर टेकर था मुनीम खां, हमेशा षड्यंत्र किया, मुनीम खां। हाँ, ये नाम याद रखना है, ये सबको बोलना लिखना होगा। मुनीम खां, महामनगा, एक अलग ही पेटीकोट सरकार भी बन जाएगा, महिलाओं का एक अलग गुट है,
मुगल दरबार में अकबर के इर्द गिर्द जितने लोग हैं सब के सब अपने अपने गुट में बटे हुए हैं। जैसे बड़ी बड़ी पार्टियों में गुट होती है उसी तरह से यहाँ भी गुट है। महिलाओं का एक अलग गुट है जो षड्यंत्र करती है। तो एक है महामनगा, एक है सुलेमान सर। मिर्जा। हाँ बोलो। सर वॉइस ब्रेक हो रहा था, दोबारा बोल दीजिए एक बार। पहला है मुनीम खां, ओके सर। ठीक है। दूसरा है सुलेमान मिर्जा, इसका सौतेला भाई है सुलेमान मिर्जा, ठीक है। तीसरा है तारदी बेग, ये सब षड्यंत्र करेंगे इसके खिलाफ और इनको तुरंत निपटा करके तब जाकर के वो फ्री होगा। तो ये भी इसका चैलेंज है। जैसे हुमायूं का चैलेंज था उसका भाई और उसके फूफा और उसके प्रधानमंत्री, उसी तरह से इसके इर्द गिर्द भी चैलेंज है। नरेंद्र मोदी ऐसे ही नहीं बने हैं, उसके इर्द गिर्द जितने भी चैलेंज था षड्यंत्र करने वाले, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, आडवाणी, उन सबों को पहले साइडलाइन किया तब जाकर के वो बना है। तो षड्यंत्र हमेशा पॉलिटिक्स में चलता है। आपके पास आपके भाई आपके लोग ही षड्यंत्र करेंगे, ये हटे हम बने। तो इसके पास भी ये षड्यंत्र है। और कौन है? तारदी बेग, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अकबर को शुरू, क्या लिखा आपने ये? तारदी बेग, TAR, तारदी बेग, ये देख लो, तारदी बेग। मुनीम खां जो इसका संरक्षक था शुरू में, सबसे पहला केयरटेकर यही था मुनीम खां। उसके बाद इसको हटा करके बैरम खां बना, इसके बाद बैरम खां बना। तो ये इसके मन में हमेशा खटास था कि हम क्यों नहीं बने। तो मुनीम खां, सुलेमान मिर्जा, तारदी बेग। सुलेमान मिर्जा अकबर के समय में काबुल का गवर्नर था, ठीक है। काबुल इसी को दे करके हुमायूं आ गया था। बैरम खां इसका संरक्षक और धाई मां महामनगा, ये कुछ ऐसे लोग थे जो 1560 ईस्वी तक अकबर के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करते रहे। 1556 से लेकर के 60 तक ये इन्हीं लोगों के षड्यंत्र में फंसा रहा। कभी कोई मारना चाहता, कभी कोई हटाना चाहता। इर्द गिर्द सभी लोग हैं और सभी लोग अकबर के खिलाफ। और अकबर का उम्र है अभी 17 साल। अब 17 साल का बालक और उसके आसपास इतने बड़े बड़े चुनौती, राजनीतिक चुनौती वो तो है ही। पूरे देश में एक से एक बड़े बड़े रजवाड़े वहां पे बैठे हुए हैं, सुल्तान बैठे हुए हैं। दूसरी ओर उसके घर में भी षड्यंत्र है, इस तरह के लोग बैठे हुए। इसीलिए कह रहे थे कि विशाल चुनौती है, विराट चुनौती है। 17 साल का बच्चा, उसके सामने ऐसे ऐसे लोग, सब के सब डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन नहीं, सब के सब डिप्लोमेट। पॉलिटिशियन से ज्यादा खतरनाक होते हैं कूटनीतिज्ञ लोग, डिप्लोमेट लोग। सब के सब डिप्लोमेट। तो ये हुआ इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैलेंज, जिस पे हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इसने विजय हासिल की। समझ में आया? तीसरा जो चैलेंज है इकोनॉमिकल चैलेंज, आर्थिक समस्या। ये बड़ी, अब आपके पास अगर धन रहे, पैसा रहे, तो सब पे, जैसे हम अकबर के पास धन था तो धन दे दे करके सबको मिला लेता था। पैसा ऐसा चीज होता है ना कि सब कुछ करवा देता है। अगर आपके पास पैसा रहे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके पास वही नहीं था। स्थिति क्या था वो देखिए। आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या समझ में आ गया, कॉन्स्पिरेसी भी समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी समस्या की, चुनौती पर, कि आर्थिक समस्या क्या था। आर्थिक समस्या अगर देखा जाए इस समय की, तो भारत एक बहुत ही विकराल स्थिति में है। क्या है समस्या? भारत की स्थिति देख लो। और हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक राइटर है बदायूनी, उसने अपनी पुस्तक मुंतखाब उल तवारिख, बदायूनी, बदायूनी इंग्लिश में भी लिख लो, BADAUNI, बदायूनी। इसका एक पुस्तक है मुंतखाब उत तवारिख। भारत की, अकबर के समय में भारत के मुगलों की, भारत की आर्थिक दुर्दशा के बारे में बड़ी बढ़िया से चित्रण किया है इसने, खोल करके रख दिया कि भारत की दशा क्या थी। ये कहता क्या है? कहता है
जब अकबर दिल्ली में आकर के सत्ता ग्रहण किया था, उस समय भारत में 2.5 टंका में 1 किलो ज्वार मिलता था। मोटा अनाज, ज्वार बाजरा आप लोग राजस्थान में होता है बहुत, ज्वार बाजरा मोटा अनाज है, बहुत अच्छा है। हम लोग कबूतर को खिलाते हैं अब ज्वार। तो 2.5 टंका में 1 किलो ज्वार मिलता था, इतना महंगाई था, इन्फ्लेशन ऐसा था। दूसरी ओर और देखिए क्या कहता है, इस समय जबरदस्त अकाल पड़ा था। सर थोड़ा सा क्या बोले सर, नेटवर्क कट गया सर। 2.5 टंका, टंका कॉइन था, मुद्रा था। हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा का इतिहास पढ़ेंगे, करेंसी, हिस्ट्री ऑफ करेंसी हम लोग पढ़ेंगे। तो मुद्रा टंका को कहा जाता था, टंका। ये टंका, ये देख लो, ठीक है। तो ये कहता है कि 2.5 टंका में 1 किलो ज्वार मिलता था, यानी महंगाई, जैसे युद्ध के परिस्थिति में महंगाई हो जाता है वैसा महंगाई था। दूसरा इस समय अकाल यानी फेमिन की स्थिति जबरदस्त थी। अकाल भी जबरदस्त था। ये सब कौन कह रहा है? बदायूनी कह रहा है, जो उसी समय है। अकाल के बारे में वो कह रहा है कि स्थिति ऐसी थी कि जो बड़े लोग थे, जो धनाढ्य लोग थे, अमीर लोग थे, वो घर में ही भूख से मर जाते थे, बाहर नहीं निकलते थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं। घर में ही लोग मर जाते थे, बड़े लोग, और जो गरीब होता था वो बाहर मरता था। स्थिति ऐसा था कि बदायूनी ने अपने आंखों से देखा कि परिवार के लोग बैठ करके अपने मरने वाले सदस्य का इंतजार कर रहे हैं कि मरे तो उसको हम खाएं। ये बदायूनी कर रहा है। स्थिति भारत की उस समय ऐसी है। और अकाल पढ़ना तो आपको पता ही है कि भारत की जो एग्रीकल्चर है या कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। मानसून आया तो खेती होगा, नहीं आएगा तो लड़की का विवाह भी नहीं होगा, बबुआ पढ़ने दिल्ली भी नहीं जाएगा, और बेटा को फोन भी नहीं मिलेगा। हम लोग पढ़ेंगे अलग से कि मानसून सब कुछ निर्धारित करता है। मानसून सरकार भी गिरा देता है और मानसून आईएएस भी बना देता है। और जितने भी त्योहार है सब के सब आपका खेती पर ही निर्भर है। यानी कि आपका जो कल्चरल प्रैक्टिस है, आपके जितने भी कल्चरल प्रैक्टिस है, जहाँ चाहे आप महानगर में रहें चाहे गाँव में, सब के सब एग्रीकल्चर बेस्ड है। वो अगर आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अकाल की स्थिति ऐसी थी। ये स्थिति में ये सत्ता हासिल की है। इनके पास धन और खजाना नाम का कुछ भी चीज नहीं था। तो धन बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हुमायूं अभी आया ही था। कहां से धन आता? काबुल हाथ में आया था, जहां कोई राजस्व न के बराबर। कंधार का भी वही हाल। ये सब जगह जहां का वो कुछ दिन 2-4 साल हुकूमत किया था, वहां से कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता था। होता भी था तो इतना ही होता था कि वो सेना का खर्चा चला सके और अपनी खर्चा चला सके। तो पैसा, इनका राज खजाना बिल्कुल खाली। और स्थिति यहाँ की भयावह थी। यहाँ आया था तो कम से कम यहाँ रेवेन्यू मिलता है, लेकिन रेवेन्यू क्या मिलेगा? यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, तो क्या मिलेगा इसको? समझ में आ रहा है मेरी बात? हिंदुस्तान आया था तो उसको वो भारत इसलिए शासन करने आया था कि ये सबसे अमीर या सबसे संपन्न देश था दुनिया का। लेकिन यहाँ भी अकाल पड़ा हुआ है, तो इसको रेवेन्यू कहाँ से कलेक्शन होगा? और जब पैसा ही नहीं आएगा देन कुछ भी नहीं है। आप इतना भी कुछ भी हो, बाप बड़ा ना भैया, पैसा सबसे बड़ा रुपया। अब पैसा ही नहीं है तो करेंगे क्या? चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इनको इंतजार करना पड़ेगा कि वक्त सुधर जाए, खेती फिर से शुरू हो जाए, लोग आबाद हो जाए, तो रेवेन्यू कलेक्शन हो। रेवेन्यू कलेक्शन होगा तो सेना रखेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन होगा तो अधिकारियों को अपॉइंट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन होगा तो दूसरे राज्यों को पैसा दे करके अपने साथ मिलाएंगे। सब कुछ चाहिए। और अगर रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया? तो इकोनॉमिकली इनके सामने विशाल चुनौती था। न तो धन था, और धन यहां से मिलने की भी संभावना नहीं थी क्योंकि अकाल पड़ा हुआ। समझ में आया? आप लोग आज बड़ी साइलेंट मोड में है। आज कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, क्या बात है? सब सुधर गया क्या? तुम्हें सुधर गया लगता, नहीं तो इतना टाइम में तो मेरा दिमाग का दही कर देता है। एकदम शांति हो गया है आप लोग। हाँ, समझदार हो गए क्या? समझदार से सुन रहे हैं सर। हाँ, नहीं, अच्छा है। तो ये आप स्थिति समझा रहे हैं तो सुनने में अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है, इसलिए शांति है सर।
चलिए, अच्छा है। समझ में आना चाहिए और ये सब कुछ अपने दिमाग में बैठा करके रखेंगे। दिन अगला क्लास में जब हम लोग एक एक चीज पर बात करेंगे तो ये सब आपके सामने आए क्यों ऐसा कर रहा है, ये करके क्या हासिल हो रहा है उसको। तो ये सब बहुत सोच समझ करके अपने आप को संभाल करके अकबर पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा चीज क्या देख रहे हैं हम लोग यहीं पर कि एक तो इकोनॉमिकली क्राइसिस है, आर्थिक रूप से पूरा छत बिछत है, इसके पास कुछ भी नहीं है कि ये सेना विशाल रख सके, इसके पास इतना धन। नोट कर लो, किसी का ऑन है देखो प्लीज, कोई शायद वीडियो भी आप लोग कर लीजिए, इसके वजह से सर का वीडियो भी हम लोग का रुक रहा है। मेरा वीडियो के लिए तो आप लोग पिन कर सकते हैं सर बाकी लोग जो वीडियो चला रहे हैं वो लोग के लिए। हाँ वीडियो कोई बात नहीं, आप जो चला रहे हैं उनका ये नहीं किया जा सकता, लेकिन म्यूट कर लो साउंड। तो पॉलिटिकल चैलेंज ये है और इकोनॉमिकल चैलेंज ये है। अब एक और चैलेंज है सोशल, सामाजिक चैलेंज है। सामाजिक चैलेंज ये है कि समाज में मुगलों के प्रति कोई विश्वास नाम का चीज नहीं है, कोई विश्वास नहीं करता है। इनको आज भी लोग बाहरी ही मानते हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो अफगानों के अपने लोग हैं और इनको बाहरी ही मान रहे हैं। और ऐसी स्थिति में समाज में एक विद्वेष की भावना है। कोई किसी को मुगल को पसंद, मुगल अगर का अधिकारी गया भी तो लोग उसकी मदद नहीं करते। और अकबर को मन महसूस करके रहना पड़ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये इतनी विशाल चुनौती है। तो सामाजिक समस्या में देख लो, अविश्वास है। अविश्वास किसके किसके प्रति है? वर्ग के प्रति। एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति। धार्मिक अविश्वास नहीं है, वर्ग के अविश्वास है, क्लास का अविश्वास है। एक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति विश्वास नहीं ये रख रहा है, विश्वास नहीं रख रहा है। दूसरा प्रतिस्पर्धा भी है समाज में। सहिष्णुता नाम का चीज नहीं है, सहिष्णुता भी नहीं है। ये सब इसको बनाना है, सहिष्णुता भी नहीं, असहिष्णु समाज है। ठीक है, तो ये है इसके पास समस्या और इसी समस्या पर उसको विजय हासिल करना है। कल हम लोग देखेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। कल हम लोग देखेंगे। आज हम लोग क्या बात किए हैं? तो हम लोग बात किए हैं अकबर का व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा। बाकी हम लोग जब अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, रिलीजियस पॉलिसी पढ़ेंगे, राजपूत नीति पढ़ेंगे, तो वहां पर भी उसके व्यक्तित्व को समझेंगे। विशेष अवसर पर विशेष व्यक्तित्व की बात करेंगे, वहां पर भी समझेंगे। ओवरऑल आज हम क्या समझे? तो अकबर का व्यक्तित्व को समझ लिए, अकबर के समक्ष उपलब्ध चुनौती को समझ लिए और अकबर का लक्ष्य समझ लिए कि अकबर का लक्ष्य क्या है। ये तीन चीज समझ लिए अकबर को, तो समझ लिए जो भी कुछ कर रहा है वो अकबर इन्हीं तीनों चीजों के लिए करता है। तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक आपको? श्रेया, स्वाति, राहुल, मनीषा, मोहित। ये जो आपने थोड़ा थोड़ा करके बताया हुआ है, तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेनेशन कल करेंगे सब? अब जैसे जैसे टॉपिक आएगा ना उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे षड्यंत्र से रिलेटेड हुआ तो उसके लिए सब आएगा, सब आते जाएगा। षड्यंत्र में ज्यादा नहीं पढ़ना है। षड्यंत्र सिर्फ बैरम खां का पे जब हम लोग पढ़ेंगे कि बैरम खां को कैसे हटाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था अकबर के लिए। अकबर को भी भड़काया गया और बैरम खां को भी। और बैरम खां के जाने की वजह से अकबर के समक्ष चुनौतियों का पहाड़ खड़ा। अकबर जब बैरम खां जब तक था उसके पीछे, तब तक अकबर निश्चिंत था। सारी समस्याओं को बैरम खां झेल लेता था, हैंडल कर लेता था। लेकिन बैरम खां के हटाने की वजह से अब सब प्रॉब्लम इसको खुद फेस करना पड़ता। तो एक तरह से अच्छा भी था और एक चैलेंज, विशाल चैलेंज उसके सामने चला है। तो ये सब चीज एक एक करके आपके सामने आएगी। ठीक है, अच्छा सवाल। और सर एक चीज और भी की टर्म्स दिए हुए हैं तो वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। मतलब जो वन लाइनर होते हैं ना, कि जैसे परगना हो गया, उसके बाद कौन सा वो सब हम लोग बात करेंगे। वो है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब, वो अभी नहीं। ये हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, याद रखो। देखो इतिहास का एक धारा होता है, समझ लो। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि तुम लोग को समझाना भी एक दो क्लास अभी हम लोग को अलग से पढ़ना पड़ेगा कि कैसे पढ़ा जाता है। अभी इतिहास दरअसल क्या है? राजनीति। सर वो आ जाते हैं ना, उसके लिए मैंने सोचा कि हाँ वो हम पढ़ेंगे, वो सब वो अलग से पढ़ेंगे।
वो अलग टॉपिक होगा हम लोग। अभी हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। शॉर्ट में जैसे समझाया हम है। हाँ, अभी हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं? राजनीति, प्रशासन, धर्म, समाज, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, इन्हीं का जो धारा चलता है, इसी धारा को हम पढ़ते हैं इतिहास में। ठीक है, तो आप राजनीति पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तुरंत धर्म मत पढ़िए, नहीं तो कंफ्यूज हो। प्रशासन पढ़ रहे हैं तो प्रशासन पढ़ेंगे तो पूरा प्रशासन ही पढ़ेंगे, उसमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, A to Z एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत। यस सर, श्योर। वो एक अलग ही धारा होगा, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। यहाँ तक कोई और सवाल है किसी के मन में? अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। सर मच्छीवाड़ा का युद्ध सर कब हुआ था सर? मच्छीवाड़ा का? हुमायूं के साथ? यस सर। हाँ सर। 1555 में मई में। 55 में मई में। ओके सर, ठीक है सर। और सर जो चमकौर में सर कौन से गुरु थे जिनके बच्चों को? गुरु गोविंद सिंह। ओके सर। उन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699। ओके सर, ठीक है सर। ये सब पीटी का चीज है जो हम लोग आगे हम लोग को आएगा। अभी हम लोग सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस कर रहे हैं, जो बहुत मेजर एरिया है उसी पे बात कर रहे हैं। जहाँ जरूरत होगा आप बताएं। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? और आप लोग आज क्लास नहीं है? बहुत कम ही लोग। सर क्लास है अभी मेरा, हाँ ज्योग्राफी का है सर। थैंक यू सर। प्रवीण कुमार गुरु, प्रवीण आप सुन पा रहे हो? मोहित, कमल, गौतम। हाँ जी सर। हाँ, आप लोग कुछ भी एक बार भी अभी तो नहीं सर, कोई इंक्वायरी नहीं है सर, कोई डिस्कशन नहीं सर। हाँ, इंक्वायरी नहीं करना है, क्वायरी करना है। क्वायरी हाँ, क्वायरी होना चाहिए। हाँ, और किसी को कुछ नहीं पूछना है? जी सर, सुनिए ना। सुनाइए ना। सुनाइए।